दोस्तों सोचो, अगर तुम 3 साल बाद अपने ग्रैंडमा के घर गए हो, पर तुम्हें वहाँ पर 5 हाफ नेकेड बहुत ही खूबसूरत लड़कियां दिखती है, पर तुम्हें नहीं पता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और वो कौन है। पर अभी तुम्हें उन्हीं के साथ मिलकर इसी घर में रहना पड़ेगा, तो तभी तुम क्या करोगे। कहानी के शुरुआत में एक लड़का हायातो 3 साल बाद अपने ग्रैंडमा के घर वापस आता है, जो कि एक होम कैफे चलाती थी। हायातो बैठकर सोच रहा था कि इस कैफे को बेच देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो टोक्यो में रहता है और वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पर तब घर के हर कोने से एक एक हाफ नेकेड लड़की बाहर आने लगती है। टोटल यहाँ पर 5 खूबसूरत लड़की हैं। पर हायातो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़कियां कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। पर लड़कियां उसे चोर समझकर उसे पकड़ लेती है, पर असली बात पता चलने पर वो माफी भी मांगती है। हायातो उनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोगों का मेरे ग्रैंडमा के साथ क्या रिश्ता है। सिरागी को कहती है कि हम लोग उनकी फैमिली है। हायातो कहता है कि फालतू बातें मत करो, पहले फैमिली में बस हम दोनों थे और अभी बस मैं ही अकेला हूँ। तब आकाने बताती है कि वो यहाँ पर लास्ट ईयर से पार्ट टाइम जॉब कर रही है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत से अनयूज्ड रूम्स पड़े हुए थे, तो ग्रैंडमा ने उन लोगों को यहीं पर ही रहने को कहा। मतलब उनके हिसाब से अभी यहाँ पर उनके पास रहने का राइट है। पर हायातो कहता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और मैं तुम लोगों को कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। आमी तब ये कहती है कि हायातो तो ग्रैंडमा को 3 साल के लिए छोड़कर चला गया था और उन सभी लोगों ने पैसे जोड़कर ग्रैंडमा का फ्यूनरल करवाया था। हायातो बताता है कि टोक्यो यूनिवर्सिटी जाने से पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, और अगर अथॉरिटी नहीं बताती तो उसे ग्रैंडमा के डेथ के बारे में पता तक नहीं चलता। हायातो फिर कहता है कि मैं फ्यूनरल के पैसे वापस कर दूंगा, तो अभी कभी मेरे घर से सभी लोग बाहर निकलो। शाम को 5 बीच के पास सोच रहे होते हैं कि वो क्या करेंगे जब हायातो उन्हें निकाल देगा। ओका आइडिया देती है कि वो हायातो को इग्नोर करके वहाँ पर रह सकते हैं, पर सिरागी को कहती है कि ये घर हायातो का है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से हायातो कैफे की जगह एक पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, क्योंकि समर के समय बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, तो पार्किंग लॉट बनाना एक बहुत ही अच्छा चॉइस होगा। तो अगर हायातो उन्हें भी निकाल देता है तो उनके पास अभी रोज के खर्चे निकालने के भी पैसे नहीं बचे हैं, और ऊपर से हायातो ने उन सभी को हाफ नेकेड भी देखा है, जिससे कि रियो को एक आइडिया आता है कि लड़के ठरकी तो होते ही है और वो इसका कुछ कर सकते हैं। वहीं पर हायातो सोच रहा था कि मैं सभी को यहाँ से कैसे निकालूंगा, पर उसे अभी ये बात याद नहीं आ रही है कि आखिर उन दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पर हुआ था। तब ओका वहाँ पर मेड बनकर आती है और हायातो को मास्टर कहते हुए पूछती है कि आप डिनर में क्या खाना चाहेंगे। एक्चुअली ये प्लान रियो का है, जो कि टेस्ट करना चाहती है कि आखिर हायातो कितना बड़ा ठरकी है, ताकि उन्हें उस पर एक अपर हैंड मिल सके। पर हायातो डायरेक्ट ही ओका को कह देता है कि यह फालतू हरकतें करना बंद करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पिघलूंगा। ओका गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछती है कि हम डिनर में क्या बनाएं। हायातो कहता है कि फ्राइड चिकन, पर ओका को बस पिलाफ बनाना ही आता है, जिसकी वजह से फ्राइड चिकन पूरा ही जल गया था। पर इसके बाद बारी आती है एमी की, जो हायातो को उसके साथ इवनिंग जॉगिंग पर चलने को कहता है, पर वो खुद ही इस तरह बाहर जाने में शर्मा रही थी। अब रात को सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, पर हायातो बाहर से लाया हुआ डिनर ही कर रहा था। रियो उसके बाद हायातो को नहाने भेज देती है। हायातो पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वो ग्रैंडमा के साथ उल्टी सीधी बहस किया करता था, जिसका उसे अभी बहुत ही बुरा लग रहा है। हायातो नहाकर आके देखता है कि आका ने कैफे में बैठकर सिगरेट पी रही थी, जिस पर कि वो गुस्सा करता है क्योंकि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, पर ये बस चॉकलेट्स है, और आका ने यहाँ पर शांति से बैठकर बैंड के लिए गाना लिख रही है। हायातो उसके बाद सोने चला जाता है, और रियो सिरागाकू को पूरे नशे में लाकर उसे हायातो के कमरे में भेज देती है, क्योंकि पीने के बाद सिरागाकू बिल्कुल भी होश में नहीं होती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। और जब हायातो सिरागाकू को ऐसा देखकर कुछ करने की कोशिश करेगा, रियो उसे रिकॉर्ड कर लेगी और बाद में हायातो को ब्लैकमेल करेगी और वो सभी यहाँ पर रहेंगे। पर तब एमी आकर सिरागाकू को बाहर निकालती है और हायातो को बहुत ही बुरी तरह पीटती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हायातो यहाँ पर जबरदस्ती कर रहा है। अब अगले दिन सिरागाकू हायातो के लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी, और वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, और नशे में उसने कल क्या क्या किया था उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। तब 2 लोग वहाँ आते हैं जो कि आए थे पार्किंग लॉट के लिए मेजरमेंट्स लेने। रियो और एमी तो सोच रहे थे कि हायातो को यहीं पर कहीं मार के गाड़ देते हैं और हम लोग यहाँ पर आराम से रह पाएंगे। तभी उनमें से एक आदमी के हाथ लगकर बोर्ड गिर जाती है, और हायातो को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन पहली बार ग्रैंडमा ने इस कैफे को ओपन किया था, और इसका नाम रखा था फैमिली कैफे टेरेस, क्योंकि यहाँ का हर कस्टमर उनका फैमिली होगा। वो आदमी उसके बाद बोर्ड को फेंकने जा रहा था, पर हायातो उसे बोर्ड को ले लेता है, और उसके इस चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस को देख लड़कियां भी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक्चुअली हायातो के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद उसे ग्रैंडमा ने उसे बड़ा किया था। इतने में आकाने के कहने पर ओका उसके लिए पिलाफ बनाकर लाती है,
हायातो पूछता है ऐसे अचानक। ओका बताती है कि ग्रैंडमा ने उसे यही एक डिश सिखाई थी और कहा था कि जिस दिन वो ना रहे ओका ये बनाकर उसे खिलाए। पर हायातो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ओका कहती है कि अगर नहीं खाना तो बाद में फेंक दूंगी। पर हायातो उसके बाद खाते हुए सोच रहा था कि ग्रैंडमा ने कितनी मेहनत की थी कैफे को चलाने में और उसे बड़ा करने में, तो अभी उसकी बारी है कुछ कर दिखाने की। और ये सारी बातें ओका ने बाहर से सुन ली थी। उसके बाद हायातो जब प्लेट्स को धो रहा था, ओका पूछती है कि कैसे बनी थी। हायातो कहता है कि ठीक ठीक ही बनी थी। हायातो फिर पूछता है कि ग्रैंडमा डेथ से पहले कैसी थी। ओका बताती है कि वो हर रोज की तरह बैठकर डिनर करते हुए बहुत ही हंस रहे थे। अचानक उन्होंने कहा कि वो हंसते हुए थक गई है तो वो जा रही है सोने। पर उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें कभी खोली ही नहीं। हायातो कहता है कि उसे खुशी है कि वो अपने आखिरी समय में हंस रही थी और अपने फैमिली के पास थी। हायातो उसके बाद अकाउंट्स को चेक करता है और देखता है कि हर साल यहाँ पर कैफे लॉस में ही जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये 5 बिना कुछ करे रह रही है। हायातो उसके बाद ऐलान करता है कि वो एक साल इस कैफे को देगा और वो यूनिवर्सिटी से ब्रेक ले लेगा। पर अगर उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो सच में यहाँ पर एक पार्किंग लॉट बना देगा। ओका पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे। हायातो कहता है कि मेरा घर है, पर अगर तुम लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो। पर सभी लोग यहाँ पर रहने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनके पास अलग रहने के पैसे तक नहीं बचे हैं। हायातो आगे बताता है कि सभी को घर के कामों में मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए बस सिरागाकू ही आगे आती है और कहती है कि उसे कुकिंग बहुत पसंद है और वो क्लीनिंग भी कर सकती है। पर बाकी सब बहाना मार के मना कर देती है कि वो कुछ भी नहीं करेंगी और ये सारे काम पहले ग्रैंडमा खुद ही कर लिया करती थी। पर जैसे सारा काम सिरागिकू को करना ना पड़े, हायातो काम को बांट देता है। रियो कमरे को साफ कर रही होती है, एमी बाथरूम को साफ करती है, सिरागिकू कुकिंग करती है, आकाने शीशे साफ करती है और ओका सीढ़ियां साफ करती है। हायातो पीछे खड़े रहकर उसे अच्छे से काम करने को कह रहा था, पर तभी एंगल ऐसा बन जाता है कि हायातो को उसके अंडरगारमेंट्स दिख जाते हैं। तब रियो वहां पर आकर कहती है कि ओका तुम्हारा दिख रहा है और ओका इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वो गिर पड़ती है और डायरेक्ट हायातो के मुंह पे एक किक लगता है। हायातो उसके बाद अपना काम लॉन्ड्री कर रहा था और बिना कुछ सोचा वो कहता है कि मैं इन्हें बाहर सुखा देता हूँ। ओका इस बात से चिल्लाने लगती है और बाकी सब वो वहीं पर आ जाते हैं और ओका कहती है कि देखो देखो ये ठरके क्या कर रहा है और सभी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। पर हायातो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हुआ। वो तो बस सुखाने की बात कर रहा था, पर उसे बहुत देर में समझ आता है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या गलती कर दी है और ओका उसे पनिशमेंट देती है कि उसे अकेले पूरे कैफे को साफ करना होगा। हायातो कैफे को साफ करते हुए उन्हें गाली दे रहा था। तब उसे पुरानी कॉफी मशीन दिखती है जो कि उसे ग्रैंडमा यूज किया करती थी क्योंकि इससे बनी कॉफी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तब सिरागी को वहां पर आके कहती है कि इसे प्यार से साफ करना क्योंकि ये ग्रैंडमा को बहुत ही पसंद था। एक्चुअली सिरागा को सुबह के लिए शुक्रिया कहने आई थी क्योंकि जल्द ही उसके नए सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और अगर उसे सभी काम अकेले करने पड़ते तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती। सिरागी को फिर कहती है कि मैं तुम्हें डिनर के समय बुलाने आऊंगी, पर हायातो कहता है कि आज मैं यहीं पर रहूंगा। तब सिरागी को बताती है कि उन सभी ने ग्रैंडमा से एक प्रॉमिस किया था कि वो सभी हमेशा ही एक फैमिली की तरह बैठकर एक साथ डिनर किया करेंगे। पर डिनर के समय ओका और रियो बस उसे ठरकी कहे जा रहे थे। सिरागी को कहती है ऐसा मत करो, वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा है। और फिर वो सभी बाहर के खूबसूरत नजारे को देखते हुए खाना खाते हैं। उसके बाद जब हायातो नहा रहा होता है, ओका गलती से अंदर आ जाती है, पर उल्टा एमी आकर उसे कूट देती है। फिर अगले दिन हायातो सभी को बताता है कि कैफे के रीओपनिंग से पहले उन्हें एक ट्रायल करना चाहिए और क्योंकि वो मास्टर है तो वही कॉफी बनाएगा और बाकी सब यहाँ पर वेट्रेस होंगी। और किसी को लग नहीं रहा था कि हायातो अच्छी कॉफी बना भी पाएगा, पर हायातो बड़ा ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने बचपन से ग्रैंडमा को कॉफी बनाते देखा है। हायातो बड़े ही कॉन्फिडेंटली कॉफी को बनाता है, पर ये कॉफी सच में ही बहुत ही ज्यादा घटिया थी। आकाने कहती है कि जिस कैफे के मास्टर को कॉफी बनाना तक नहीं आता वो कैफे एक साल तक भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए डिनर के बाद भी हायातो कैफे में जाकर कॉफी बनाना सीख रहा होता है, पर हर बार कॉफी बेकार ही बन रही है। हायातो सोच रहा था कि पता नहीं ग्रैंडमा कैसे कॉफी बनाया करती थी, पर अभी मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। तब आकाने जो कि वहीं पर बैठकर गाने लिख रही थी, वो कहती है कि शोर कम करो क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही। आकाने फिर कॉफी के पैसे देकर कॉफी बनाती है और हायातो कहता है कि मेरे लिए भी एक बना दो। आकाने कहता है कहो कि प्लीज बना दो, तो हायातो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं चाहिए, पर आकाने फिर भी उसे बनाकर देती है। हायातो कहता है कि यह वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं पी रहा हूँ, और वो जैसे ही पहली सिप लेता है कॉफी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी और वो आकाने से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी कॉफी बनाना सिखा दो क्योंकि उसने कभी अपने ग्रैंडमा से कॉफी बनाना सीखा ही नहीं। ग्रैंडमा ने एक बार आकाने को बताया था कि हायातो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, पर लास्ट में उसे ही माफी मांगनी पड़ती है, पर वो जब भी ऐसा करता है वो बहुत ही क्यूट दिखता है
और यही बात आकाने भी हायतो को देखकर नोटिस कर दी और कहती है कि वो इसे बहुत ही क्यूट लग रहा है। हायतो इस बात से ताता पापा होने लगता है। आकाने फिर उसे कॉफी सिखाने मान जाती है, क्योंकि एक ऐसा मास्टर जिसे की कॉफी बनाना नहीं आता यह बहुत ही शर्म की बात होगी। तब हायतो आकाने को एम्ब्रेस करने के लिए कहता है कि तुम जब भी स्माइल करती हो बहुत ही क्यूट लगती हो। पर आकाने का ऐसा रिएक्शन हायतो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हायतो फिर नहाते हुए आकाने के सिखाए हुए टेक्निक्स को याद कर रहा था और इस बार गलती से एमी अंदर आ जाती है। और तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा? वहीं पर आकाने सोच रही थी जब हायतो ने उसे क्यूट कहा था। अब अगले दिन हायतो और रियो कर्सी विजिट पर निकले हुए थे ताकि उनके जो कॉफी, वेजिस, फिश इनके सप्लायर थे उन्हें उनके बारे में पता चल सके कि वो दोबारा शॉप को खोल रहे हैं। रियो पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर जाना चाहते हो? हायतो बताता है कि आकाने के एक्सप्रेशन ठीक नहीं है और सिरागी को शर्मिली है। ओका कहीं पर कुछ भी बक देती है और एमी एक इडियट है। तो रियो के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं बचा था। पहले वो कॉफी सप्लायर के पास जाते हैं और रियो के अच्छी बातों की वजह से उन्हें एक अच्छी डील मिल जाती है। फिर वो वेजी सप्लायर्स और फिश सप्लायर्स के पास भी जाते हैं और उनसे भी बात करके आते हैं। और फिर टेम्पल के सामने रियो अपना फॉर्च्यून देख रही होती है, पर हायतो बड़ा ही गुस्सा हो रहा था जिससे कि वो सभी के सामने एक लूजर दिख रहा था। फिर वो टेम्पल में प्रे करते हैं क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था कि कुछ भी शुरू करो तो गॉड्स को उसके बारे में बताया करो। फिर हायतो के कहने पर रियो उसे बताती है कि वो जिस तरह लोगों से बातें कर रहा था वो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल था और उसी चीज को हटाने के लिए रियो बीच में आ रही थी। और जो भी लोग उनकी मदद कर रहे हैं एटलीस्ट उसे उनके सामने तो बो डाउन करना ही चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा और उसके रिजॉल्व को देखते हुए कैफे 1 साल के अंदर ही बंद हो जाएगा। हायतो को बात समझ आ जाती है कि आखिर वो कहाँ पर गलत था और वो सॉरी कहकर अपनी गलती सुधारने सभी लोगों से दोबारा बातें करने चाहता है। और इससे खुश होकर रियो ऐसे रिवॉर्ड अपने अंडरगारमेंट्स उसे देखने का मौका देती है। पता नहीं ये कैसा रिवॉर्ड है, पर हायतो तो ये देखकर बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। रियो फिर अपने फॉर्च्यून को देखते है जहाँ पर लिखा था कि उसके रोमांस का शुरुआत वर्क के थ्रू ही होगा और उसे लगता है कि ये शुरू हो चुका है। अब अगले सीन में हम लोग ओका और हायतो को फिर से झगड़ता हुआ देखते हैं वॉशिंग को लेकर। हायतो कह रहा था कि एक साथ धोने से बिजली का बिल कम आता है और अभी उन्हें जितने हो सके पैसे बचाने चाहिए, पर ओका इसके बिल्कुल खिलाफ थी। ये सब देखकर रियो हायतो को समझाती है कि उसे ओका के साथ अच्छे से पेश आना होगा ताकि वो दोनों एक पॉजिटिव टर्म पर आ सके, क्योंकि अगर एक कैफे में ओनर और एम्प्लॉय मिलकर काम नहीं कर पाएंगे तो वो कैफे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। और क्योंकि हायतो कैफे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो कोशिश करने के लिए मान जाता है। फिर वो जाता है ओका से बात करने जो कि कपड़े सुखा रही होती है। हायतो सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके पॉजिटिव टर्म्स पर आना है, नहीं तो कैफे नहीं चलेगा। तब आका ने उसे आइडिया देती है कि उसे कॉम्प्लीमेंट करते रहो, क्यूट कहते रहो, काम बन जाएगा। पर हायतो कहता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर भी काम नहीं आया था तो यहाँ पर क्या काम आएगा। पर उसे क्या पता है कि ये आकाने के ऊपर तो ऑलरेडी काम कर गया है। तब ओका कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है तो जाकर कैफे खोलने की तैयारी करो, यहाँ पर फालतू खड़े मत रहो। हायतो ओका पर चिल्लाने वाला था, पर वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि तुम तो कपड़े धोने में बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे ऊपर यही काम सूट करता है। पर ओका हायतो का ये चेहरा देखकर उस पर भड़क जाती है और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। ये चीज सिराकाकू और एमी देख रही होती है। सिरागी को कहती है कि हायतो खराब लड़का नहीं है, तो एमी कहती है कि सही कहा, बस वो थोड़ा ठरकी है पर तुमसे कम। पर सिरागी को समझ नहीं पाती है कि आखिर उसने क्या कहा। फिर रात को कॉफी बनाते हुए हायतो सोच रहा था कि उसका प्लान फिर से फेल हो गया, क्योंकि उसने डिनर के समय भी एक ट्राई किया था। उसने कहा था कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना है बस सैलेड को छोड़कर, आखिर कौन ही इसमें अल्कोहल डालता है। पर ओका ने बस सैलेड को ही तैयार किया था, जिससे कि ओका हायतो के ऊपर फिर से गुस्सा हो गई है। फिर हायतो जब सोने जा रहा था, रियो उसे ओका को बताने को कहती है कि बाथरूम फ्री है, वो जाकर नहा सकती है। और हायतो भी जाकर उसे बता देता है। पर तभी ओका वेट्रेस की यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही थी, क्योंकि टाइट ड्रेस में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। हायतो यहाँ पर भी कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी जैसे कोई भी इस क्यूट यूनिफॉर्म में बहुत ही अच्छी लग रही है। पर उसे बाद में समझ आता है कि यह तो एक इंसल्ट था। उसने ओका को यह कहा कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। पर सरप्राइजिंगली ओका बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और उल्टा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने ही इन ड्रेसेस को डिजाइन किए है। वो फैशन स्कूल जाती है और वो आगे चलकर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना चाहती है। और ओका इसलिए भी खुश हुई थी क्योंकि ग्रैंडमा ने बताया था कि हायतो कभी भी कुछ भी बोल देता है, पर वो कभी झूठ नहीं बोलता। ओका भी फिर तारीफ करती है कि हायतो अभी अच्छी कॉफी बनाने लगा है। पर इतने में सिरागी को बिल्कुल ठरकी अंदाज में अंदर आती है, जो कि फाता वाइन वाली सलाद खाने की वजह से। और एमी यह फोटोज ले लेती है ताकि वो बाद में दिखा सके कि सिरागी को नशे में आने के बाद कितनी बड़ी ठरकी हो जाती है।
फिर अगले दिन हायतो और सिरागी को कुछ रेगुलर कस्टमर से मिलकर आते हैं और अभी वो पूरा ही तैयार है कल के ओपनिंग के लिए और अभी सभी के बीच में रिलेशनशिप भी बेटर हो गई है। पर एमी इसी बीच शांत होकर कुछ सोच रही थी। हायतो उसके बाद उन्हें उनके सैलरी दे देता है स्टॉक्स के तौर पे, जिन्हें के वो हाई स्कूल से इन्वेस्ट करता आ रहा है। उसी शाम हायतो बीच पे बैठे बैठे सोच रहा था कि सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है और वह मिलकर कैफे को भी बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। तब एमी आकर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है हम सभी लोग तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने में कामयाब क्यों हुए। और हायतो को याद आता है कि ग्रैंडमा ने उसके बारे में सभी को बहुत बार बताया था ताकि जब भी वो ना रहे तो हायतो आकर कुछ तो कर पाए। और हायतो ये भी रियलाइज करता है कि एमी को स्टूपिड नहीं है, पर एमी तो यहाँ पर कुछ और ही कहने आई थी। वो कहती है कि सब कुछ उसी का ही कमाल है, क्योंकि अगर उसने हायतो का साथ दिया ना होता तो आज वो सबसे दोस्ती ना कर पाता। सच में ये एक इडियट ही है। पर जाने से पहले एमी कहती है कि जो चीज तुम्हारे लिए प्रीसियस होती है तुमने जितना सोचा होता है उससे पहले वो टूट जाती है, और अगर ऐसा मेरी वजह से कभी होता है तो मुझे माफ कर देना। हायतो तभी तो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी, पर वो घर आकर समझ जाता है। एक्चुअली एमी ने अपने डंबल से बहुत उसका फोन और लैपटॉप को तोड़ दिया था। हायतो बहुत ही गुस्सा करता है और समझ पाता है कि आखिर एमी लंच के समय भी इतनी ज्यादा शांत क्यों बैठी थी। तब सिरागी को आकर बताती है कि हायतो ने जिस कंपनी में स्टॉक्स खरीदे थे वो कंपनी एक स्कैंडल में फंसी हुई है और बहुत ही जल्दी वो बैंकरप्ट भी हो जाएंगे। हायतो जल्दी से उन्हें सेल करने का सोचता है, पर लैपटॉप और फोन दोनों ही टूट चुके थे। ऊपर से कैफे के ज्यादा प्रॉफिट के लिए उसने सारे के सारे पैसे उसी कंपनी में लगा दिए थे, मतलब कि अभी उसके सारे पैसे डूब चुके हैं। पर अभी उसके गुस्से को शांत करने एमी कहती है कि तुम इन्हें दबा सकते हो, पर हायतो गुस्से में उसे पीट देता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी कल कैफे को ओपन किया जाता है और हायतो बताता है कि यहाँ पर एक टाइम पर बस 2 ही लोगों की जरूरत है, पर क्योंकि आज पहला दिन है तो 5 का यहाँ पर रहना ज्यादा बेहतर होगा। रियो उसके बाद हायतो को बताती है कि अपने गुस्से पर काबू रखना, क्योंकि हर कस्टमर यहाँ पर अच्छा नहीं होगा और अगर कोई कस्टमर ज्यादा ही खराब निकलता है तो हायतो उसे पोलाइटली चले जाने को कहेगा। हायतो कहता है कि मुझे ये बातें पहले से पता है तो मुझे सिखाओ मत, और मैं लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारता हूँ। फिर उसके बाद पहले कस्टमर के तौर पे तो रेगुलर कस्टमर आते हैं जिनका ऑर्डर ओका लेती है और हायतो बड़े ध्यान से कॉफी बनाता है, जो कि दोनों को बहुत पसंद भी आता है और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हायतो की ग्रैंडमा बनाया करती थी। फिर एक एक करके वहाँ पर नए और पुराने कस्टमर भी आते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा होता है, पर इतने में एक आदमी कैफे में आता है जिसका नाम है फुआसा, जो कहता है तो ये कैफे फिर से चालू हो गई, मुझे लगा ये कैफे बुढ़िया के मरने के बाद बंद हो गई है। एक्चुअली ये वो आदमी है जिनसे ग्रैंडमा ने लोन लिया था कैफे के लिए, पर पैसा टाइम पर ना दे पाने पर इसने ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा परेशान भी किया था और ये बात हायतो और लड़कियां दोनों ही जानती है। फिर फुआसा कहता है सबसे महंगी कॉफी लेकर आओ, और हायतो कॉफी बनाने लगता है। इतने में फुआसा कहता है तुम उस बुढ़िया के ग्रैंडसन हो ना, तो अब तुम इस कैफे को चलाओगे। तब मैंने तुम्हारे ग्रैंडमा की बहुत ही मदद की थी। तासुमी कहता है कि आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज ये कैफे चल पा रहा है। पर फुआसा उसे बो डाउन करके सारी बातें कहने को कहता है, क्योंकि अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम्हें बो डाउन करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंडमा क्या करती थी। क्या तुम्हें पता भी है तुम किसकी वजह से इतने बड़े हो पाए हो। हायतो को इस बात पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है और फिर बो डाउन भी करता है। पर फुआसा कहता है कि तुम अपने ग्रैंडमा की तरह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं कर पा रहे। और वो जब भी मुझे कहीं पर भी क्यों ना देख ले हमेशा बो डाउन करके मुझे ग्रेट करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई चाइनीज ग्रेस होपर हो। वो तो कॉफी से बेहतर बो डाउन किया करती थी। हायतो अभी तक किसी तरह बस अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था, पर वो फाइनली हाथ उठा ही देता है, क्योंकि बाकी 5 फुआसा को मारने आ रही थी और वो आदमी गुस्से में सिरागीकू को मोलेस्ट कर देता है, जिस वजह से हायतो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पर पुलिस आएगी। और क्योंकि बाकी सब यहाँ पर विटनेस के लिए बिल्कुल तैयार थे, फुआसा यहाँ से चुपचाप चला जाता है। सिरागी को फिर हायतो को शुक्रिया कहती है और रियो हायतो को सॉरी कहती है, क्योंकि इतना लेक्चर देने के बाद वो खुद ही पीटने आ रही थी। पर हायतो कहता है कि इतना कुछ बोलने के बाद कुछ तो करना चाहिए, तो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तब बाहर सिरागी को कहती है कि हायतो तुम 15 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। इसके बाद 1-2 दिन कैफे बहुत ही अच्छा चलता है, पर उसके बाद एक ही हफ्ते में कैफे बिल्कुल खाली हो जाती है और अभी कैफे को चलाने के भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए हायतो बताता है कि वो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पर एक स्टॉल लगाएंगे और वो वहाँ पर एक अपडेटेड मेन्यू स्प्रिंग मेन्यू को लॉन्च भी करेंगे। इसके लिए सिरागी को कुकीज बनाने का सोचती है और वो भी थोड़े लिकर के साथ, पर क्योंकि अल्कोहल इवापोरेट हो जाता है तो बच्चे भी इसे खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हायतो को चिंता हो रही थी कि कहीं सिरागी को अपना आपा ना खो दे। इतने में रियो वहाँ पर आती है और पूछती है कि क्या कोई मदद करूं, पर अभी ऐसा कोई काम नहीं था। पर क्योंकि रियो बहुत ही मन करके यहाँ पर आई थी,
हायतो कहता है कि जब वो स्टॉल पर होगा यहाँ की इंचार्ज रियो ही होगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी है। इससे रियो भी खुश होती है कि उसे भी कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। फिर सिरागिको कुकीज को बनाकर टेस्ट कर रही होती है, पर स्लोली सिरागिको की बात एक क्यूट से बदलकर सिडक्टिव हो जाती है और वो कहने लगती है कि एक लड़की को एक लड़के का पसीना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हायतो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिरागिको ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने तो कोई कुकी खाई भी नहीं है। फिर उसे याद आता है कि अल्कोहल तो कुकीज में थी जो कि इवापोरेट हो रही थी और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ होगा। इतने में रियो वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे पता था तुम यहाँ से मुझे भेजकर सिरागिको का फायदा उठाना चाहते हो। वहीं ओका ने फेस्टिवल के लिए कॉस्ट्यूम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था, पर एमी कहती है कि अगर यहाँ पर यह फुल मिसाल होते तो बहुत ही मजा आता, क्योंकि वो हीरो से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है और वो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है, इसलिए वो कैराटे क्लास भी जाया करती है। इतने में हायतो वहाँ पर भागते हुए आता है और वो हेयरबैंड को लेकर सिरागिको को ढक देता है, पर एमी और ओका ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर क्या होना था, वो हायतो को फिर से कूट देते हैं। फिर रात को हायतो आकाने को बताता है कि उन्हें न्यू मेन्यू के लिए कोई भी डिश नहीं मिली है। तब आकाने एक कुकी रेसिपी बताती है जिसको कि ग्रैंडमा और उसने मिलकर बनाया था, पर हायतो पहले इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो कुछ बोल नहीं पाई थी। फिर अगले दिन स्टॉल पर हायतो, ओका और एमी आए हुए थे। आसपास उनके सप्लायर्स के भी स्टॉल्स है जो कि उन्हें दिल से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रैंडमा ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। और अभी एमी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। हायतो फिर देखता है कि ओका स्टॉल में गहरी नींद में सो रही है और एमी तो डायरेक्ट ट्यूना बन उसके मुंह में डाल देती है, नहीं तो खाने से पहले ये ठंडा हो जाएगा। और क्योंकि ओका को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, हायतो कहता है कि अगर तुम चाहो तो वापस जाकर घर में रेस्ट कर सकती हो, पर ओका कहती है कि मैं मुंह धोकर आती हूँ। और वो जब मुंह धोकर बाहर आती है उसकी टक्कर 3 छपरियों से होती है। यहाँ पर भी सिरागी को फोन पे हायतो को बता रही होती है कि फेस्टिवल्स की वजह से कैफे में लोग आने चालू हो चुके हैं। हायतो उसके बाद कहता है कि ओका अभी तक नहीं आई, कहीं वो सो तो नहीं गई। इतने में उन्हें छपरी लड़के ओका को टीज करता हुआ दिखते हैं। हायतो कहता है कि मेरे लिए काम करती है तो कहीं पर और जाकर ये सब कुछ करो, पर अभी उनकी नजर तो एमी पर भी पड़ चुकी थी और वो उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। एमी कहती है कि क्या मैं उन्हें पीट दूं? हायतो कहता है कि नहीं रुको। तब कैफे के सप्लायर्स और बाकी लोग छपरियों को कहने लगते हैं कि अगर यहाँ से तुम अभी नहीं गए तो हम लोग पुलिस को बुलाएंगे, इसलिए उन 3 छपरियों को जाना ही पड़ता है। सप्लायर्स हायतो को कहते हैं कि ऐसी चीजें बीच बीच में होती रहती है तो ज्यादा सोचना मत। उसी रात डिनर के समय वो इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। हायतो फिर कहता है कि बिजनेस अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है और वो इसे कंटिन्यू रखेंगे। पर अगले दिन वो फेस्टिवल पहुंचकर देखते हैं कि उनके स्टॉल को तोड़कर बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है और वो ये भी समझ आते हैं कि आखिर ये काम उन 3 छपरियों का है। कुछ लोग तो बातें कर रहे थे कि वो लड़का फुआसा का ग्रैंडसन है और वो फुआसा के इन्फ्लुएंस का यूज करके कुछ भी करता रहता है। सप्लायर्स कहते हैं कि चलो मिलकर स्टॉल्स को दोबारा लगाते हैं, पर हायतो कहता है कि हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारी वजह से आप लोगों को यहाँ पर और भी प्रॉब्लम हो। अब वहाँ से आते समय ओका माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो लड़के उनके स्टॉल तक पहुँच पाए थे और वो स्टॉल में सो भी गई थी। वो किसी काम की बिल्कुल भी नहीं है। पर हायतो कहता है तुमने रात भर जाकर यूनिफॉर्म्स को बनाई थी और तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और अभी फैमिली कैफे टेरेस का काउंटर अटैक होगा। वो जल्दी से वापस आकर कहीं पर चले जाते हैं जिसके बारे में आकाने और सिरागी को बात कर रहे थे, पर रियो कहती है कि सब कुछ मास्टर पर छोड़ दो और हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। वहीं पर ओगा के मदद से उन लोगों ने फूड कार्ड को तैयार कर लिया था और उन्हें इसकी परमिशन भी मिल गई है और इसके बारे में रियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी। फिर वो फूड कार्ड लेकर निकलते हैं और फूड कार्ड एक अच्छी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर के बहुत लोग भी आ रहे थे, जिसमें कि रियो का भी बहुत बड़ा हाथ है जो कि सोशल मीडिया पर सबको रिप्लाई कर रही है जो भी चेरी ब्लॉसम देखने गया है। पर ओका को चिंता हो रही थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं तो उनकी सप्लाई कहीं कम ना पड़ जाए, पर इसी के लिए तो एमी है जो कि इतनी दूर भाग कर जाके कुकीज कॉफी सब कुछ लेकर आ जाती है। इसके लिए हायतो उसे शुक्रिया भी कहता है और कहता है कि तुम्हें बार बार जाना पड़ सकता है। इतने में एक कपल को ओका का बनाया हुआ ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और हायतो भी उन्हें बताता है कि इन्हें ओका ने खुद डिजाइन किया है और वो आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। फिर रात को तीनों वापस आ रहे होते हैं और उन्हें कैफे से ज्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है, पर हायतो कहता है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसे खींचकर ले जाना और वापस लेकर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओका कहती है कि हमारा मास्टर सच में ही बहुत ही ज्यादा बेकार है। इतने में वही 3 छपरी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि लगता है स्टॉल को तोड़ने के बाद भी तुम लोगों में अकल नहीं आई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर के सामने से काट को ले जाने की। तब हायतो जाकर कहता है कि दूसरों के प्रॉपर्टी को तोड़ना क्राइम है। तो वो लड़का हायतो को एक पंच मारता है और बताता है कि उसके ग्रैंडपा के पुलिस के साथ बहुत ही अच्छे कनेक्शन है तो कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है।
तब हायातो कहता है सेल्फ डिफेंस के तौर पे किए गए हमले के ऊपर पुलिस कोई भी केस दर्ज नहीं करती। और तब एमी एक लड़के को किक मार के डाउन कर देती है और कहती है कि उसका काम है चुपचाप रहना, पर अगर किसी ने हायातो पर एक हाथ भी उठाया तो फिर उसकी खटिया खड़ी कर देना। फिर वो दूसरे लड़के को भी किक मारती है, पर वो ग्रैंडसन को किक मारने से पहले वो बैठ जाती है क्योंकि आज बार बार यहाँ से वह भागने की वजह से वो थोड़ी थक गई है और वो लड़का इसी का फायदा उठाने की कोशिश भी करता है, पर एमी उसे एक पंच मार के डाउन कर देती है। वो लड़के सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। हायातो तब कहता है कि शुक्र मनाओ कि एमी थी, अगर यहाँ पर फीमेल गैंग लीडर मैड डॉग ओका होती तो तुम लोगों का क्या हाल होता तुम लोग समझ में नहीं पा रहे। और वो तीनों डर के मारे भाग जाते हैं और शायद वो वापस कुछ नहीं करेंगे। और हायातो ने सेफ्टी के तौर पे उनकी बातों को रिकॉर्ड भी करके रखा है। ओका कहती है कि अगर रिकॉर्ड कर लिया था तो मार क्यों खाए। हायातो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो डायरेक्ट ही कार्ड पर हमला करते। तुमने इतने मेहनत से इसे बनाया है, मैं इसे तोड़ने कैसे दे सकता था। और ओका को यह बात बहुत ही पसंद आती है, पर फिर वो ये भी कहती है कि अगर तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फाइट क्यों नहीं सीखते। उसके बाद अगले दिन कैफे में बहुत ही ज्यादा रश था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में उनके प्रमोशन की वजह से। और आज यहाँ पर बस सिराग्यू ही मौजूद है उसकी हेल्प के लिए, जिस वजह से उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। हायातो इसके लिए माफी भी मांगता है, पर सिराग्यू कहती है कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तब रियो क्लास से जल्दी वापस आ जाती है क्योंकि उसे लगी रहा था कि उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और रियो के हेल्प की वजह से सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है। पर आज इतना काम करके हायातो पूरा थक गया था। रियो कहती है कि जो कभी काम नहीं करता है उन्हें ऐसा लगता है। तब आका ने रियो को कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। पर रियो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रात को जब हायातो बाथरूम के लिए उठा था वो देखता है कि रियो अभी भी जाग रही है। पूछने पर रियो बताती है कि वो सोशल मीडिया में कैफे के बारे में पोस्ट करने के लिए फोटोज देख रही थी, जिससे कि लोग कैफे के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो। रियो उसके बाद फ्लायर्स, स्टैम्प्स, फ्री कॉफी और भी बहुत सारे आइडिया देती है जिससे कि कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ जाए। हायातो फिर पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा हार्डवर्क क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बस एक पार्ट टाइमर हो। तो रियो बताती है कि इस कैफे ने उसे बचाया था, आज वो जो भी है ग्रैंडमा के वजह से है, इसलिए वो कैफे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हायातो समझाता है कि उसे जितना पे किया जाता है उसे उस हिसाब से काम करना चाहिए, बस वो यहाँ पर नॉर्मली काम कर सकती है, उसे खुद पर ज्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहिए। रियो को तभी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर दो लेडी उसे कह रही थी कि तुम एक एम्बेरसमेंट हो, ये सब कुछ करना बंद करो। रियो कहती है कि क्या मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ काम करके, अगर मैंने हार्डवर्क नहीं की तो कोई मदद नहीं करेगा, क्या मैं ज्यादा कम करने से तुम्हें पैथेटिक लग रही हूँ। हायातो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये क्या कह रही है, पर हायातो इतना बता देता है कि उसे अनफेयर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब रियो बहुत ही ज्यादा काम कर रही है पर उसी सेम सैलरी में, और उसे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और एज ए ओनर उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर वो संभाल लेगा। इसलिए रियो को वो सारी चीजें भी करनी चाहिए जो कि वो करना चाहती है। वो जो बनना चाहती है उसे वो बनना चाहिए। और यही सेम बातें उसे ग्रैंडमा ने भी कही थी कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है और वो यहाँ पर आराम से रह सकती है और ग्रैंडमा सब कुछ संभाल लेंगी। इस बात से रियो फिर रोने लगती है। हायातो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। हायातो फिर उसके सर पे हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो कभी चिंता मत करना। ये बात रियो को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, पर वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। हायातो फिर उसे सो जाने को कहकर चला जाता है और रियो सोच रही थी कि उसने जितना सोचा था हायातो उसे ज्यादा रिलायबल है, तो क्या उसे उस पर रिलाई करना चाहिए। अब अगले दिन हायातो बता रहा होता है कि कस्टमर फ्लो को बनाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। अकाने कहती है कि आज उनका ऑफ है तो उसे कहीं पर जाना है और वो चली जाती है। हायातो को पता चलता है कि अकाने अपने बैंड की गिटारिस्ट और वोकलिस्ट है, तो वो वहीं पर गई है। ओका बताती है कि उन्होंने बहुत बार उसके बैंड और शो के बारे में पूछा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं, पर अकाने कुछ नहीं बताती और कहती है कि उनका बैंड बहुत ही खराब है, कुछ खास नहीं करता है, इसलिए ना ही उन्हें बैंड के बारे में पता है और ना ही पता है कि कहाँ पर होता है। सिरागी को फिर बताती है कि कैफे का टोस्टर खराब हो गया है तो उन्हें नया लाना होगा, इसलिए हायातो मार्केट से नया टोस्टर खरीदकर वापस आ रहा था और सोच रहा था कि आज क्योंकि ऑफ है उसे कोई मूवी देख लेना चाहिए। इसी बीच वो 2 लड़कियों को बातें करता सुनता है कि वो अकाने के बारे में बात कर रही थी और उसकी बहुत ही तारीफ भी कर रही थी। और अगले सीन में हम लोग अकाने को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा गा रही थी और लोग भी बिल्कुल इसे एंजॉय कर रहे थे और उसके गाने के जो लिरिक्स थे वो बहुत ही ज्यादा डीप थे। और उसी कॉन्सर्ट को देखने हायातो भी आया हुआ था। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद अकाने बाहर डिनर ना करके घर जाने लगती है क्योंकि सभी लोग उसी का ही इंतजार कर रहे होंगे। तब उसे हायातो दिखता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस और शर्मा रही थी।
हायातो बताता है कि वो टोस्टर खरीदने आया था, जिसके बाद वो एक मूवी देखना चाह रहा था, पर क्योंकि कोई भी अच्छी मूवी नहीं लगी थी तो उसने कॉन्सर्ट देखना चूज किया। तो उसे बाद में पता लगा कि आकाने का ही कॉन्सर्ट है। हायातो कहता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था, पर तुम ब्रेक्स लेने में थोड़ी गड़बड़ कर देती हो। वैसे लिरिक्स बहुत ही अच्छी थी, पर आकाने को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। हायातो कहता है कि चिंता मत करो, मैं दूसरों को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। वहीं घर पे एमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी खाना ना खाने की वजह से। यहाँ पर अभी ट्रेन से आते समय हायातो पूछता है कि तुम दूसरों को इसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहती, वो तुम्हें परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। पर आकाने कहती है कि ये बिल्कुल पेरेंट्स टीचर्स डे जैसा हो जाएगा, इसलिए ही वो बताना नहीं चाहती। हायातो फिर कहता है कि जब तक तुम एक एस्टेब्लिश्ड म्यूजिशियन नहीं बन जाती, मैं कैफे को कंटिन्यू रखूंगा और तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर आकाने बताती है कि वो बैंड में बस टाइम पास के लिए जा रही है, बस ऐसे ही कर रही है, उसका कोई पैशन नहीं है। पर हायातो कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम सीरियस ना होती लोग तुम्हारे गानों पर झूमते नहीं। और हायातो ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे भी बहुत ही ज्यादा मजा आया था और उसने तो उसके गानों की सीडी भी खरीद ली है। आकाने कहती है तुम्हें इतना कुछ करना नहीं चाहिए था। हायातो बताता है कि कैफे की अभी तक कोई गारंटी नहीं है, तो वो ऐसी कोई चीज नहीं खरीदेगा जिसकी कोई वैल्यू ना हो। आकाने इसके लिए उसे शुक्रिया कह दी है, पर हायातो ये भी सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने बैंड का नाम चेंज करना चाहिए, कुछ बेहतर रखना चाहिए, जैसे कि मुसे मुस्टेस गर्ल्स। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लगभग 1 महीने बाद, और आज कैफे बंद है तो हायातो कैफे के लिए चीजें लेने गया है। सिरागी को फिर सभी के लिए चीज केक लेकर आती है जो कि उसने कल बनाई थी। केक खाते समय वो सभी गॉसिप करने लगते हैं और मेन टॉपिक था हायातो। रिहो तो कहती है कि हायातो कुछ अजीब है क्योंकि 5 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ होने के बाद भी उसने कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की, उसका मन कभी नहीं डोला। सिरागी को कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो कैफे के बारे में ज्यादा सोचता हो, तो अगर एक लड़की उसके ज्यादा पास जाएगी तो कुछ हो सकता है। पर वो सभी ये भी जानते हैं कि हायातो कभी कुछ ऐसा अजीब नहीं करेगा। आकाने फिर बातों बातों में हायातो का बताया हुआ नाम मुसी मुस्टेस गर्ल्स कैसा नाम है इसके बारे में पूछती है, तो किसी को कुछ खास पसंद नहीं आता। आगे रिहो कहती है कि अगर 1 साल में कोई रिजल्ट नहीं मिला तो वो कैफे बंद कर देगा, पर अगर 1 साल में रिजल्ट मिल जाते हैं तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो सभी तो हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। सिरागी को कहती है कि शायद वो नए पार्ट टाइमर्स को हायर करेगा या फिर शादी करेगा और उसकी वाइफ काम करेगी, इससे वो सभी के सभी अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। ओका और रिहो तो कहती है कि मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। सिरागी को कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं है, पर एमी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो मेरे साथ कभी कभी खेलता है और खाना भी शेयर करता है, वो सच में कुछ ज्यादा नहीं सोचती। पर आकाने कहती है कि शायद मैं उससे शादी कर लूं, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे। पर तब आकाने कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर एमी तो कह रही थी कि मैं हायातो के साथ मिलकर शहर को बचाऊंगी। तभी हायातो अंदर आता है जिससे कि एमी टकरा जाती है। उसका गुस्सा शांत करने एमी कहती है कि क्या तुम इन्हें स्क्वीज करना चाहोगे, पर उसका गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगले दिन रिहो वापस आकर देखती है कि घर में कोई नहीं था। तब उसे साइड के कमरे से सिरागी और हायातो के वॉइस सुनाई देने लगती है और दोनों ऐसी बातें कर रहे थे जिससे लग रहा था कि दोनों कुछ तो कर रहे। रिहो जल्दी से चलकर दरवाजा खोलती है, पर वो देखती है कि दोनों यहाँ पर मिलकर सैंडविच बना रहे हैं। एक्चुअली हायातो यहाँ पर सैंडविच बनाना सीख रहा है, तो रिहो भी कहती है कि वो भी सिखाएगी। हायातो कहता है कि सिरागी को ही ठीक है, और हायातो ने जो कांड किया है उसके बाद भी सिरागी को उसकी तारीफ करती है कि उसने अच्छा किया है और वो और भी बेहतर कर सकता है, जिससे कि हायातो ब्लश करने लगता है। पर ये देखकर रिहो बड़ी जेलस हो रही थी। रिहो फिर कहती है कि एज ए कैफे ओनर तुम्हारे सब कुछ सीख के रखना बहुत ही अच्छी बात है, जिसके लिए हायातो उसे पैट करते हुए शुक्रिया कहता है, जिससे कि रिहो भी खुश हुई थी, पर वो दिखाती नहीं। सिरागी को भी चाह रही थी कि हायातो उसे भी पैट करे, पर वो कह नहीं पाती। वहीं पर एमी ओका को लेकर बीच पर आई हुई थी और वो अपने हाडोकन हमले को प्रैक्टिस कर रही थी, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है और वो यहाँ पर बच्चों की तरह कर रही है। वहीं पर अभी हायातो सिरागी से सैंडविच बनाना सीख रहा था, पर दोनों के इतना करीब होना रिहो को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों को ही अलग करती है और कहती है कि टोस्टेड हैम अभी बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, उन्हें यंग कस्टमर्स के लिए कुछ नया बनाना चाहिए। पर सिरागी को कहती है कि रेसिपी ग्रैंडमा की है और ये बहुत ही अच्छी है। हायातो कहता है वैसे ये आउटडेटेड तो हो गया है, पर सिरागी को कहती है कि यही बेहतर है। पर रिहो कहती है कि नहीं, न्यू सैंडविच बनाना चाहिए। इसलिए दोनों कहते हैं कि वो अपना अपना बनाएंगे और हायातो टेस्ट करके बताएगा कि आखिर कौन सा बेहतर बना है। और तब तक हायातो अपने बने सैंडविच को खा रहा था ताकि वह खराब ना हो। वहीं पर आकाने अपने बैंड मेंबर से मिलने आई हुई थी और वह मुझसे मुस्टेस गर्ल्स नाम को सजेस्ट करती है, पर दोनों को ही ये पसंद नहीं आता। तभी आकाने को किसी का कॉल आता है, पर वो उसे पिक नहीं करती। वहीं पर रिहो और सिरागी को अपना अपना सैंडविच बना चुके थे, पर हायातो अपना सैंडविच खाए जा रहा था, नहीं तो यह वेस्ट हो जाएगा।
पर अभी इतना खाने के बाद उसका पेट पूरा भर गया था और वो कुछ खाने के लायक नहीं बचा था, इसलिए वो मना कर देता है कि वो कुछ खा नहीं पाएगा। इन्हें बाकियों से टेस्ट करवा लेना, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। पर दोनों सच में ही चाह रहे थे कि हायतो कहे कि उनका सैंडविच ज्यादा अच्छा बना है, और हायतो ने भी इसी वजह से टेस्ट नहीं किया ताकि उसके फैसले से दूसरे को बुरा ना लगे। फिर रात को सभी सैंडविच को टेस्ट करते हैं और सभी को ही दोनों का सैंडविच बहुत ही पसंद आता है। पर एमी को हायतो का सैंडविच टेस्ट करने को मिला था और उसे ये भी बहुत पसंद आता है। वो तो कहती है कि इसे मेन्यू में ऐड कर देना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद हायतो अपने न्यू लैपटॉप को सेटअप कर रहा था जब ओका आकर बताती है कि एमी कुछ दिनों से बहुत ही अजीब लग रही है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल काम कर रही है। उसके अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही। हायतो भी इस चीज को नोटिस करता है। आमतौर पर वो शिफ्ट खत्म होने के बाद तुरंत ही चली जाती है, पर इस बार वो हायतो को जाने को कहती है और वो यहाँ पर साफ सफाई कर देगी। ये चीज हायतो को बहुत ही अजीब लगता है और वो अकाने से पूछता है कि क्या एमी को कुछ हुआ है। अकाने बताती है कि एमी अपना कराटे प्रैक्टिस मैच हार गई है, इसलिए हो सकता है कि उसका मूड खराब हो। इसलिए हायतो एमी को बात करने बुलाता है और मैच के बाद पूछता है। एमी बताती है कि उसका मैच किसी ऐसे के साथ था जिसको कि ओलंपिक्स के लिए चुना गया है। उसके कोच ने भी कहा था कि वो कभी जीत नहीं पाएगी, पर उसने फिर भी अपनी पूरी कोशिश करी थी, पर वो फिर भी हार गई। हायतो समझाता है कि हर बार चीजें हार्डवर्क से नहीं होती है, उसे कभी अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए, कुछ नए ट्रिक्स को यूज करना चाहिए। पर एमी ज्यादातर अपने एक ही मूव पर फोकस करती है। ओका फिर उसे चेयर अप करने डम्बल्स लेकर आती है और एमी फिर से पहले जैसी भी हो जाती है और बताती है कि उसने मैच में हाडोकन को ट्राई किया था और वो हार गई, जिसके लिए कोच ने भी उसे बहुत ही ज्यादा डांटा था। एमी सच में अपनी दुनिया में जीती रहती है, पर अभी इसी एक्साइटमेंट में डंबल्स गिर जाती है और हायतो का नया लैपटॉप भी टूट जाता है, जिससे कि हायतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और उसके गुस्से को शांत करने एमी कहती है कि तुम इन्हें स्क्वीज कर सकते हो, और इस बार हायतो गुस्से में उसे स्क्वीज करने लगता है और वो भी बहुत ही जोरों से। वहीं पर ओका डंबल्स को उठाते हुए फोन पर गिरा देती है और फोन भी टूट जाता है और हायतो भी उसका स्क्वीज करने पीछे भागता है। अब कुछ दिन बाद कैफे में बहुत ही ज्यादा रश था और अभी एमी और सिराक्यो को हेल्प के लिए आई हुई थी, जिसमें से एमी हमेशा ही गड़बड़ करती रहती है। इसलिए हायतो रियो से हेल्प मांगने जाता है, पर रियो मना कर देती है ये कहकर कि आज उसे कुछ काम है और वैसे भी आज उसका कोई भी शिफ्ट नहीं है। वैसे देखे तो वो सही कह रही है, इसलिए हायतो फिर ओका और आकाने को बुलाने की सोचता है। पर रियो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अंदर बिल्कुल भी मत जाना। पर हायतो फिर भी अंदर चला जाता है जब दोनों अंदर ही चेंज कर रही थी और ओका गुस्से में चप्पल फेंककर उसके चेहरे पर मारती है। हायतो हेल्प की बात करता है तो ओका कहती है कि अगर मन होगा तो आएंगे। और फिर शाम को हायतो काम कर करके बहुत ही ज्यादा थक गया था। आज ना ओका ही हेल्प करने और ना ही आकाने। रियो थोड़ी देर के लिए आई थी पर वो जल्दी ही चली गई और सिराक्यो और एमी भी कल की तैयारी करे बिना ही चले गए। हायतो सोचता है कि वो सभी अब पहले की तरह बिल्कुल मन लगा नहीं रहे, पर उसे फिर याद आता है कि वो सभी यहाँ पर बस पार्ट टाइमर्स है और उसने ही रियो को ज्यादा काम करने से मना किया था। और ऐसे देखे तो वो सभी अपना अपना शिफ्ट तो कर ही रही है। लगता है कि वही कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गया था। वो सभी एक फैमिली होने का प्रिटेंड करते हैं, पर वो सभी अनजान है। वो सभी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान है और ये बात वो दूसरों को भी बताने की सोचता है ताकि वो भी ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। पर जब वो बात करने जाता है सब लोग उसे सरप्राइज देते हैं 2 मंथ एनिवर्सरी के लिए। आज 2 महीने हो गए हैं हायतो को ओनर बने हुए, पर ये सारी तैयारी करना हायतो को बिना पता चले ये बहुत ही मुश्किल था। इसलिए सुबह उनमें से कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था और उन्होंने ही चेंज का नाटक करके हायतो को वहां से भगा दिया। और सिरागिकु और एमी भी जल्दी चली आई थी यहाँ पर हेल्प करने और ये सारा का सारा खर्चा उन लोगों ने अपने सैलरी से किया है। सभी फिर हायतो को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो सभी एक साथ यहाँ पर रह पा रही है एज ए फैमिली। और फिर वो इंडिविजुअली उसे विश करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो कोई अनजान नहीं है, वो सभी एक फैमिली है, क्योंकि उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। और ये सारी बातें सुनकर हायतो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। वो सभी अंदर मजे कर रहे थे, पर तभी आकाने बाहर आते हैं कॉल को पिक करने, जो कि उसके मॉम का था। और वो कॉल पर कहती है कि हाँ मुझे पता है मॉम, और वो कुछ उदास लग रही थी। फिर कुछ दिन बाद आकाने अचानक सभी को कॉम्प्लीमेंट करने लगती है, जो कि वो आमतौर पर नहीं करती है, जैसे कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगले दिन कैफे में भी यही हाल रहता है। इससे सभी लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे। और जब आकाने नहाने को जाती है सभी लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें आकाने का यह बदलाव काफी पसंद भी आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब हायतो कॉफी बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था आकाने यहाँ भी आकर उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। तो हायतो अचानक ही पूछता है कि क्या तुम जॉब क्विट कर रही हो। इसे आकाने भी शौक हुई थी जैसे कि यह बात सच हो। आकाने कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। हायतो बताता है कि उसके बदले हुए बिहेवियर को देखकर और उसके रिएक्शन से भी यही बात अभी लग रहा है।
आका ने बताती है कि फैमिली की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उसे जाना पड़ रहा है और वो इसे वीकेंड को वापस चली जाएगी। आका ने कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है, तो क्या तुम इन्हें स्क्वीज करना चाहोगे। हायातो कहता है कि अगर एहसान है और तुम कुछ करना ही चाह रही हो तो कल मेरे साथ डेट पर चलो। और ये बातें कोई सुन लेता है। अगले दिन जब दोनों डेट पर गए हुए थे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी चल रहा होगा। वहीं पर एक कैफे में हायातो आकाने से कैफे का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहा था, ताकि उसके जाने के बाद भी कैफे में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर वो ये सारी चीजें घर पे करता तो सभी को ही आकाने के जाने के बारे में पता चल जाता। हायातो फिर पूछता है कि क्या ग्रैंडमा ने तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ कहा था। आकाने को याद आता है जब ग्रैंडमा ने कहा था कि कॉफी कितनी अच्छी क्यों ना बनी हो, अगर पीने वाले का मन उसमें ना हो तो टेस्ट बेकार ही आएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। अब आकाने कुछ बताने की सोचती है पर वो कोशिश करके भी बता नहीं पाती। यहाँ पर एमी बता देती है और वही थी जिसने कि दोनों को बात करते हुए सुना था। तब हायातो और आकाने कैफे के थ्रू अंदर आते हैं और हायातो उसे कॉफी बनाने कहता है। आकाने भी कहती है कि शायद ये मेरी बनाई हुई आखिरी कॉफी होगी। आकाने आगे बताती है कि यहाँ का एक साल बहुत ही यादगार रहा, पर आकाने ये भी पूछती है कि तुम जानना क्यों नहीं चाह रही कि मैं आखिर वापस क्यों जा रही हूँ। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि वैसे भी हम लोग बस फैमिली होने का ही नाटक करते हैं। पर हायातो बताता है कि अगर आकाने बताना नहीं चाह रही है तो वो नहीं पूछेगा, वो फैमिली का ही कोई क्यों ना हो, वो बाहर का ही कोई क्यों ना हो। आकाने फिर बता देती है कि उसके फैमिली एक रेपुटेबल फैमिली है जिनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, पर उसके डैड की मौत बहुत पहले हो गई थी, तो अभी उसकी मॉम चाहती है कि वो कंपनी को ज्वाइन करे और वो शादी करके एक उत्तराधिकारी को पैदा करे। और उसकी शादी किसी ऐसे से भी ठीक हो गई है जिसे कि उसने कभी पहले देखा तक नहीं है। पर यह सब होता उससे पहले आकाने ने 1 साल का वक्त मांगा था कि वो अपने मन का कुछ करना चाहती है, इसलिए वो कैफे और बैंड में काम कर रही थी। पर अभी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के लिए, तो उसे वापस से जाना ही पड़ेगा। पर ठीक है। पर हायातो कहता है कि झूठ मत कहो, क्योंकि एक कॉफी बिल्कुल बेकार बनी है। इतने में बाकी 4 भी आ जाते हैं और आकाने को जॉब क्विट करने से मना करते हैं, क्योंकि उसके बिना कैफे नहीं टिकेगा और उसकी फैमिली भी बिल्कुल अधूरी हो जाएगी। हायातो फिर कहता है कि अगर जाने का फैसला तुम्हारा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर आकाने कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहती है, वो बैंड में रहना चाहती है, अच्छी कॉफी बनाना चाहती है और वो सभी के साथ मिलकर यहीं पर रहना चाह रही है। ये बातें उसने ग्रैंडमा को भी कही थी। ग्रैंडमा ने कहा था कि जब समय आएगा वो संभाल लेंगी। फिर आकाने हायातो को कहती है कि प्लीज कुछ करो, मैं जाना नहीं चाह रही। हायातो भी कहता है कि ठीक है। और फिर अगले दिन वो आकाने के मॉम को बुलाता है कुछ बातें करने। आकाने की मॉम कहती है कि जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि बाहर गाड़ी वेट कर रही है। हायातो बताता है कि आकाने को आपसे कुछ कहना है, पर आकाने इतनी ज्यादा डर रही थी कि वो कुछ भी सही से कह नहीं पा रही। वो कहती है कि अगर कुछ और समय मिल जाता तो अच्छा होता, पर आकाने की मॉम मना कर देती है और कहती है कि उसे वापस चलना होगा और उसने अपनी कैसे हालत बनाकर रखी है। आकाने की मॉम बचपन से बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है, इसलिए अभी आकाने कुछ भी कहने से बहुत ही डरती है। हायातो उसे कहता है कि अगर तुमने अभी अपनी हिम्मत नहीं दिखाई तो जो होना था वही होगा। आकाने कहती है कि मैंने कहा था, पर हायातो बताता है कि उसके बातों में कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिस वजह से उसके मॉम उसे कंपनी में डालकर उसकी जिंदगी बदलना चाहती है, उसे अच्छा करना चाहती है। हायातो उसे डांटता है और बताता है कि यह उसकी लाइफ है और उसे ये बात करनी होगी। आकाने ये बात समझ आती है और पहले उनके लिए कॉफी बनाने लगती है। वहीं पर एमे गलत खबर लेकर आए थे कि हायातो ने कहा कि जॉब क्विट कर दो और वो सभी मिलकर कुछ करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आकाने के मॉम को पता चलता है कि आकाने कॉफी बनाने में बहुत ही स्किल्ड है, जिससे कि वो भी हैरान हुई थी। आकाने फिर कॉफी सर्व करती है और कहती है कि ये मेरे लास्ट ईयर का रिजल्ट है। हायातो कहता है कि इसे मन लगाकर पीजिएगा, तभी आपको कॉफी का असली टेस्ट आएगा। आकाने की मॉम भी ठीक ऐसा ही करती है और उन्हें कॉफी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आकाने की मॉम बताती है कि वो जब यंग थी वो एक डिप्लोमेट के तौर पे पूरी दुनिया घुमा करती थी, पर फैमिली बिजनेस को उन्हें टेक ओवर करना पड़ा था, जबकि उन्हें डिप्लोमेट के काम पर बहुत ही ज्यादा मजा आता था। पर क्योंकि आकाने ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, उसके पास क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो कंपनी को ज्वाइन करके कुछ अच्छा करे। ऐसा वो पहले सोचा करती थी, पर अभी कॉफी को पीने के बाद उनका पूरा दिमाग ही बदल गया है। वो कहती है कि तुम जो करना चाहती हो तुम बिल्कुल कर सकती हो। फिर वो हायातो से उसका नाम पूछती है और नाम सुनकर वो कहती है कि ये दुनिया सच में बहुत ही छोटी है। इतने में बाकी 4 यहाँ पर आ जाती है और रिक्वेस्ट करने लगते जैसे कि आकाने को यहाँ पर रहने दिया जाए। हायातो बताने जा रहा था कि काम हो गया है, पर एमी हायातो को पकड़कर ही फेंक देती है। आकाने फिर कहती है कि बात हो गई है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ये सब कुछ हो पाया है हायातो की वजह से। बाकी 4 कहती है कि हाँ हायातो इतना भी बुरा नहीं है
और वो ये सारी बातें उसके चेहरे पर पैर रखकर कह रही थी। फिर जाने से पहले आकाने की मॉम कहती है कि वो उसकी शादी कैंसिल कर रही है और वो ये भी कहती है कि हाया तो काफी अच्छा लड़का है, पर उसे पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसके राइवल बहुत ही ज्यादा है। आकाने कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके मॉम कहती है कि तुम एक खुली किताब हो, तो मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। उसी समय हाया तो अकेले बीच पर बैठा हुआ था। आकाने उसे डिनर के लिए बुलाने आती है और आज के लिए उसे शुक्रिया भी कहती है। हाया तो कहता है कि उसे भी खुशी है कि वो उसकी कॉफी दोबारा पी पाएगा। तो आकाने उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी कॉफी बना सकती हूँ। हाया तो इसे ततापा होने लगता है और फिर कहता है कि जल्दी चलो नहीं तो डिनर ठंडा हो जाएगा। अब अगले दिन में हाया तो उन्हें जून की सैलरी दे देता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है, पर वो सभी तो उन पैसों से क्या करना है उसके बारे में ही बातें करने लग गए थे। हाया तो कहता है कि अगर वो भी अभी कॉलेज में होता तो वो भी बहुत ही मजा कर रहा होता। रियो कहती है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती? वैसे उसके लिए तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हारे सामने 5 बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां बैठी हुई है। हाया तो कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों में से किसी को चूज क्यों करूंगा? ओका कहती है कि किसने कहा कि तुम्हें चूज करने का कोई हक है? इतने में आकाने हायातो के लिए स्पेशल आइस्ड कॉफी लेकर आती है। हायातो कहता है कि शुक्रिया, पर ऐसे अचानक? आकाने कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरी कॉफी पीना चाहती हो। सभी इससे बहुत ही सरप्राइज हुए थे। हायातो कहता है गलत मत समझो, मैंने बस कहा था कि तुम अच्छी कॉफी बना लेती हो। आकाने कहती है कि मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हायातो फिर कहता है कि समर शुरू हो रहा है और उन्हें इस समर में एक बीच कैफे खोलनी चाहिए जिससे कि उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। अब अगले दिन में आकाने अपने बैंड मेंबर को बता देती है कि वो क्विट नहीं कर रही और उसके बैंड मेंबर्स भी मुसी मुस्टस गर्ल्स नाम रखने के लिए भी मान जाती हैं। यहाँ पर घर पे सभी बीच कैफे के बारे में ही बात कर रही थी और उन्हें इसके लिए परमिशन बहुत ही इजीली मिल गई ग्रैंडमा की वजह से। पर रियो बताती है कि एक बीच कैफे को सेटअप करने में बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे। तो हायातो बताता है कि वो कैफे के 4 महीने के रेवेन्यू को इसमें ऑलरेडी डाल चुका है, इसलिए प्रॉफिट्स के लिए रियो कहती है कि उन्हें प्रमोशन करना होगा। शिरागिको भी उसके बाद स्पेशल डिशेस सजेस्ट करती है, पर अभी बात आती है कि बीच कैफे का नाम क्या होगा और हायातो डिसाइड करता है कि फैमिली टाइप 0 काई, और इससे एमी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो कॉफी रियो पर गिरा देती है। इतने में ओका नई कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है जो कि उसने बीच कैफे के लिए डिजाइन किया था, पर क्योंकि ये थोड़ा एक्सपोजिंग है हायातो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। पर ओका कहती है कि ये तो बस स्विमसूट का टॉप है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? शिरागिको कहती है कि उसके लिए शर्ट ज्यादा बेहतर होगा। इतने में रियो वहां से उठकर चली जाती है। हायातो ओका को बताता है कि रियो कैफे को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और वो ओका के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है। और इतने में रियो एक फुल स्विमसूट पहनकर आ जाती है और पूछने लगती है कि ये कैसा लग रहा है, पर हायातो तो शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरागिको नशे में आ चुकी थी, बस क्लीनिंग टिश्यूज को स्मेल करने की वजह से जिनमें की अल्कोहल होता है। वहीं पर एमी भूख की वजह से पूरी डाउन हो गई थी और यहाँ पर हायातो इन सबसे बड़ा ही परेशान हो रहा था। इतने में आकाने वापस आती है और हायातो उसे मदद मांगता है इनसे बचने के लिए, पर आकाने बस इतना कहती है कि उन्होंने अपना बैंड नेम मुसी मुस्टस गर्ल्स रख दिया है और फिर वो हायातो को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। अब शाम को ओका समझ पाती है कि आखिर आकाने किसके बैंड के नाम के बारे में पूछ रही थी। वहीं पर रियो सोच रही थी कि कहीं आकाने के दिल में कुछ हो तो नहीं रहा, पर हायातो तो सोच रहा था कि सबके शिफ्ट को कैसे मैनेज करेगा। फिर अगले दिन रियो प्रोमोशनल फोटोज को क्लिक करने जबरदस्ती हायातो को लेकर आती है। शिरागिको ने स्पेशली वाटरमेलन परफेक्ट बनाया था जिसकी फोटो उन्हें प्रमोशन के लिए अपलोड करनी है, पर ओका तो खुद को इसे खाने से रोक ही नहीं पा रही थी। हायातो उसके बाद जल्दी से फोटोज लेने लगता है, पर कोई भी फोटो अच्छी नहीं आ रही थी। पर जब एक फोटो अच्छी आती है उसमें एमी आ जाती है और तब तक ओका भी उसे खा चुकी थी और अभी वाटरमेलन भी नहीं बचा है कि वो इसे दोबारा बना सके। इसके बाद सभी बीच पर चलते हैं ताकि ओका के कहे मुताबिक हायातो उनके फोटोज क्लिक करे और वो उसे अपने वेब पेज पर अपलोड करेंगे। हायातो को आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया था, पर क्योंकि रियो सब कुछ मैनेज कर रही है तो वो फोटोज क्लिक करने लगता है और फोटोज क्लिक हो जाने के बाद वो सभी पानी में जाकर खेलने लगते हैं और हायातो ये फोटोज भी क्लिक कर लेता है जिसमें कि सभी बहुत ही अच्छी लग रही थी। हायातो ने फिर जिस एमी वाले फोटो को अपलोड कर दिया था वो वायरल भी हो गई थी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बीच कैफे के ओपनिंग डे पर, और क्योंकि पता नहीं कि आज लोग कितने आएंगे इसलिए आज कैफे बंद रखा है और सभी लोग अपने नए कॉस्ट्यूम के साथ और न्यू नेम के साथ सी साइड कैफे फैमिलिया के साथ तैयार है। और पहले दिन लोग काफी ज्यादा आ रहे थे जिसके लिए हायातो भी बहुत ही खुश था। इतने में सप्लायर्स भी आते हैं उनकी मदद करने और फिर स्लोली कैफे में लोग आते ही जा रहे थे और ये कोई भी ब्रेक नहीं ले रही और वो लगभग पूरे दिन ही सर्व करती रहती है।
पर फिर वो हायातो और आकाने को एक साथ ही बातें करते हुए देख लेती है और उसके पास गुस्सा होने का एक और रीजन भी है। रियो कहती है कि बिजी टाइम पर फालतू बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग। हायातो बताता है कि वो तो आकाने से आइस कॉफी कैसे जल्दी बनाते हैं वो सीख रहा था, क्योंकि आइस कॉफी के ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। पर रियो अभी बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो गई थी, तो हायातो कहता है कि जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, पर वो कहती है कि नहीं वो ठीक है। पर वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है और अगली बार उसकी आंखें खोलती है एक डरावने सपने के साथ, और उसने डर के मारे हायातो को पकड़ा हुआ था। हायातो बताता है कि उसे कल माइल्ड हीट स्ट्रोक हुआ था, क्योंकि वो बिना कोई ब्रेक लिए काम किए जा रही थी, इसलिए फर्स्ट एड के बाद उसे रेस्ट करने के लिए लाया गया और वो कल से रेस्ट कर रही थी और आज सुबह जाकर वो उठी है। पर हायातो कहता है कि वो थोड़ी देर और रेस्ट कर सकती है। रियो उसके बाद सॉरी कहती है कि उसने चीजों को खराब कर दिया बेहोश होकर, पर हायातो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पर उसे बिल्कुल भी ओवरवर्क करनी नहीं चाहिए, उसे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। रियो फिर इसके लिए सॉरी कहती है। हायातो फिर कहता है कि रेस्ट करो मैं चलता हूँ, पर रियो कहती है कि मैंने एक डरावना सपना देखा है, तो क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर तक और रहोगे। फिर वो हायातो को उसके लिए आकाने से माफी मांगने को भी कहती है, क्योंकि वो इरिटेट होने की वजह से कुछ ज्यादा ही कह गई थी। अब उसी दिन कुछ समय बाद रियो पूरा तैयार होकर कैफे वापस आ चुकी थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि हायातो को कल उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और ये बात रियो को काफी अच्छी लगती है। पर फिर वो देखती है कि 2-3 लड़कियां हायातो के साथ फ्लर्ट कर रही है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें वापस टेबल पर भेज देती है और वो हायातो पर भी गुस्सा करती है। पर हायातो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्यों। वहीं पर कैफे में ओका और आकाने थे और समर सीजन होने की वजह से कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए आकाने ओका से कहती है कि क्या तुम कॉफी बनाना सीखना चाहोगी। यहाँ पर रियो सभी को ही बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रही थी और सभी लोग उसके सर्विस से बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। हायातो कह रहा था कि शायद रियो के पास ये नेचुरल टैलेंट है। सिरागी को बताती है कि वो कॉलेज में भी बिल्कुल ऐसी ही है। कॉलेज से हायातो को याद आता है कि वो भी 3rd ईयर में है, तो हायातो सिरागी को कहता है कि तुम्हें कोई परमानेंट जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और अगर वो कुकिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है तो उसे किसी अच्छी जगह पर जॉब करनी चाहिए जहाँ पर कि उसे कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि कैफे में पार्ट टाइमर के तौर पे काम करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा। सिरागी को तब कुछ कहना चाह रही थी पर वो कह नहीं पाती। तब एमी आकर इन्फॉर्म करती है कि वही 3 छपरी लड़के आकर इस बार रियो को छेड़ रहे हैं, इसलिए हायातो एमी को भेजता है उन्हें डराकर यहाँ से भगा देने को। पहले तो वो तीनों कुछ समझ नहीं पाते, पर जैसे ही उन्हें पता लगता है कि एमी है, वो सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। वहीं पर ओका से कॉफी बिल्कुल भी बन नहीं रही। यहाँ पर उन्हें भगाने के बाद रियो एमी को शुक्रिया कहती है, पर एमी कहती है कि यह काम उसे हायातो ने करने को कहा था, तो रियो सोचती है कि मुझे चलकर उसे शुक्रिया कहना चाहिए। पर वो आकर देखती है कि इस बार और भी ज्यादा लड़कियां हायातो के साथ फ्लर्ट कर रही थी और वो इस बार और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद शाम को कैफे बंद होने के बाद वो सभी बीच में मस्ती कर रहे थे। हायातो वहीं पर बैठकर फिशिंग करते हुए कुछ सोच रहा था। आकाने तब आकर कहती है कि उसने समर के लिए एक लव सॉन्ग लिखा है। हायातो भी कहता है कि वो जरूर सुनना चाहेगा, पर इतने में एक बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है, जो इतने जोर से खींचती है कि हायातो पानी में ही गिर पड़ता है। पर ये थी एमी और दोनों बिल्कुल टकरा जाते हैं। रियो की अच्छी सर्विस और प्रमोशन की वजह से बहुत ही ज्यादा लोग आते जा रहे थे और वह कोई भी ब्रेक ना लेने की वजह से हायातो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया तो वो उसे निकाल देगा, और ऊपर से उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है। वहीं पर आज आकाने के साथ एमी कैफे पर है और कोई कस्टमर ना होने की वजह से आकाने एमी को कहती है कि क्या तुम कॉफी बनाना सीखना चाहोगी। यहाँ पर रियो बहुत ही जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी ताकि वो जल्दी से काम पर वापस आ सके। सिरागी को बताती है कि उसे थोड़ा आराम से काम करना चाहिए और हायातो इतना गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि उसे रियो की बहुत ही ज्यादा चिंता है। रियो कहती है कि उसे ये चीज बहुत ही पसंद है कि उसके यहाँ पर जरूरत है। वहीं पर एमी कॉफी में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। इतने में कैफे में टीटीएस टीवी वाले आते हैं जो कि रियो का इंटरव्यू लेने आए थे, क्योंकि उसके बारे में उन लोगों ने बहुत कुछ सुना है। इतने में रियो वहाँ पर आती है और पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नोमुरा से पता चलता है कि रियो का पूरा नाम सुकिशिमा रियो है, जो कि एक बहुत ही फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है। पर रियो किसी वजह से अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती। पर वहाँ पर जो लोग थे वो रियो के नाम से उसे पहचानने लगे थे। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उसे बुरा भला कह रहे थे कि वो इतने ऊपर जाने के बाद वो यहाँ पर भी पार्ट टाइम का काम कर रही है। इस सबसे परेशान होकर रियो वहाँ से भाग जाती है, तो हायातो सिरागिको को उसके पीछे भेजता है। उसके बाद रात को रियो डिनर करने भी नहीं आती। रात को सोते समय ओका उसके पुराने वीडियोस को देख रही थी। ओका को नोमुरा से पता चला है कि रियो पहले बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हुआ करती थी, पर उसके मॉम उसे बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क करवाया करती थी, जो कि उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यही रीजन था जिसकी वजह से रियो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया।
सिरागी को वहीं पर जब रियो से बात करने गई हुई थी, रियो कह रही थी कि वो इतनी दूर कैफे इसलिए आई थी ताकि वो अपने पास्ट से बच सके। अब रियो बाहर बैठकर सोच रही थी कि उसके डैड कहा करते थे कि उसे ज्यादा काम करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगी। तब हायातो आकर कहता है कि अगर भूख लगे तो डिनर फ्रिज में रखा है। हायातो उसके बाद ये भी कहता है कि उसे लग रहा था रियो के पास कम्युनिकेशन की एक स्पेशल टैलेंट है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि ये उसके मेहनत का फल है। रियो बता रही थी कि उसने तब जो कुछ भी किया था उसका कोई भी मतलब नहीं था और अभी भी उसका कोई भी मतलब नहीं है। ऊपर से उसकी वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। पर हायातो कहता है कि तुम्हारी वजह से आज कैफे इतना ज्यादा बेहतर कर रहा है और सीसाइड कैफे भी, और ये सब कुछ तुम्हारे बचपन के मेहनत की वजह से ही हो पाया है। और वो रियो को ग्रैंडमा के कैफे का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया भी कहता है। हायातो फिर ये भी बताता है कि ज्यादा काम मत करो नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी, और वो अपने फैमिली के एक मेंबर को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इस बात से रियो इमोशनल होकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद अगले दिन सभी रियो को बताते हैं कि उसका पास्ट जो भी क्यों ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए रियो रियो ही रहेगी। पर वो बचपन में बहुत ही क्यूट थी। रियो फिर हायातो को कहती है कि वो रोने का एक्ट कर रही थी और वो असली बिल्कुल भी नहीं था। हायातो कहता है क्या सच में वो असली नहीं था। उसके बाद अगले दिन शाम को ओका सीसाइड कैफे पहुंची थी, जहां पर एमी को ऐसे हरकतें करता था कि वो उसे बहुत ही ज्यादा डांट देती है, जिससे कि एमी रोते हुए वापस चली आती है। रियो पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर हायातो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वहीं पर एमी कैफे वापस आकर ओका से कंप्लेन करती है कि ओका ने उसे डांटा है। हाँ, यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। इतने में कैफे में कीका आती है, जो कि ओका के ट्विन सिस्टर है। कीका उसके बाद कैफे में ही वेट करती है, क्योंकि सीसाइड कैफे बंद होने के बाद उसे सभी लोगों से कुछ बातें करनी है। वहीं पर एमी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं पर पढ़ा था कि अगर तुम एक डोपलगैंगर को 2 बार देख लेते हो तो तुम्हारी डेथ पक्की हो जाती है। फिर कैफे बंद होने के बाद सभी मिलकर बैठते हैं। कीका बताती है कि ओका ओबन में घर नहीं आई, तो वो देखने आई है कि आखिर यहाँ पर ओका क्या कर रही है। कीका उसके बाद ओका पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने कॉलेज को स्किप किया ताकि वो फैशन डिजाइनर बन सके, पर वो यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वो सब लोग और वो भी एक लड़के के साथ यहाँ पर रहते हैं। ओका बताती है कि ये एक शेयर हाउस जैसा है और वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर कीका कहती है कि अभी नहीं है, पर आगे चलकर हो सकता है। यहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो कि कभी भी किसी लड़की को सीड्यूस कर सकती है, और एक है जिसको देखकर लगता है कि उसका कोई सीक्रेट बिजनेस होगा, और एक तो यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ है, और एक यहाँ पर इनोसेंट होने का नाटक करती है पर उसे सब कुछ पता है। और हायातो वो तो बिल्कुल एक प्लेबॉय लगता है। हायातो फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम जरूर यहाँ पर फाइट करने तो नहीं आई। कीका इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके फैमिली में हर कोई टोक्यो यूनिवर्सिटी गया है, तो वो ओका को यहाँ पर इस फालतू कैफे में फालतू लोगों के साथ रहने नहीं दे सकती है। पर तभी ओका गुस्से में उसे एक चांटा मारती है और कहती है कि मेरी फैमिली और कैफे के बारे में कुछ भी मत कहो। कीका भी गुस्से में कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद ओका सभी लोगों से माफी मांगती है, खास करके एमी से, पर किसी ने भी कुछ ज्यादा माइंड नहीं किया था। ओका आगे बताती है कि उसके फैमिली की उससे बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाई और वो सब कुछ कीका को करना पड़ा। शायद कीका और कुछ करना चाह रही होगी, पर उसकी वजह से वो बिल्कुल भी कर नहीं पाई। उसके बाद अगले दिन सीसाइड कैफे में ओका बहुत ही ज्यादा उदास थी और वो एक लड़के पर भी कॉफी गिरा देती है। ये सब कुछ कीका देख रही थी और वो सोचती है कि एमी से चलकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने एमी को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा था। पर उसके कैफे पहुंचने पर एमी उसे इस तरह ग्रीट करती है तो कीका हंस पड़ती है और वो उसके बाद वहां से चली जाती है। उसके बाद रात को ओका नहाते हुए इसी के बारे में सोच रही थी, और नहाने के बाद भी वो इसे ख्यालों में खोई हुई थी। पहले वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हुआ करते थे और कीका ने उसके बदले यूनिवर्सिटी को चूज किया था ताकि ओका फैशन डिजाइनर बन सके। तब हायातो वहां आता है और बताता है कि मुझे पता है तुम अपने सिस्टर को सॉरी कहना चाह रही हो। इनफैक्ट वो भी सुबह आई थी ये बात करने, पर वो कर नहीं पाई। ओका बताती है कि वह बहुत ही खराब सिस्टर है जिसने अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बहन पर छोड़ दिया है। कीका जरूर और कुछ करना चाह रही होगी, पर उसकी वजह से वो कर नहीं पाई। हायातो फिर कहता है कि कल कीका यहाँ पर क्यों आई थी उसने कुछ बताया नहीं, पर वो गेस कर सकता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई थी, क्योंकि उसे ओका की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो ऐसे अजीब लोगों के साथ रहती है तो वो ठीक होगी या नहीं। हायातो कहता है कि तुम्हें चलकर उसे बात करनी चाहिए, तुम्हें अपने रियल फैमिली की भी केयर करनी चाहिए। कल मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ तो जाकर बात करके आना। और कल इसके बारे में ओका सभी को कहकर कीका से बात करने जाती है, पर वो देखती है कि कीका भी बात करने आई हुई थी। दोनों उसके बाद अकेले बात करने जाते हैं। ओका बताती है कि हायातो की वजह से वो समझ पाई है कि वो गलत समझ रही थी, तो कीका कहती है कि तुम हमेशा से गलत समझती हुई आई हो
उसने यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो जाना चाह रही थी, पर ओका को लगने लगा था कि कीका ने सैक्रिफाइस किया है। इसी वजह से ओका घर से भी दूर चली आई थी और सभी लोगों को घर में ओका की चिंता हो रही थी, इसलिए ही कीका यहाँ पर उसे देखने आई थी। पर सबने मिलकर उसे यहाँ पर गलत समझा, उसे यहाँ पर बुरा बना दिया। और वो क्यूट ड्रेसेस, उसे पता है कि उन्हें ओका ने डिजाइन किया होगा, पर उसे बुरा लग रहा है कि ओका ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया। ओका उसके बाद कीका को सॉरी कहती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, जिसके बाद कीका रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारा अच्छा सबसे ज्यादा मैं ही सोचती हूँ। ओका उसके बाद कीका को घर लेकर आती है ताकि वो सभी लोगों से माफी मांग सके और सभी को पता चले कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। पर ओका जैसे ही डोर को खोलती है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। आकाने को छोड़ सभी लोग हाथों पर पड़े हुए थे, पूछ रहे थे कि किसका स्विमसूट ज्यादा बेहतर है। ओका इसलिए जल्दी से डोर को बंद कर देती है, पर सेवियर के तौर पे वहाँ पर आकाने आती है, जो कि उन्हें कॉफी के साथ साथ चीज केक भी सर्व करती है, जिसका टेस्ट कीका को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद रात को ओका हायातो को शुक्रिया कहने आती है कि उसकी वजह से दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो गई है। पर ओका ये भी पूछती है कि हायातो को कैसे पता चला कि वो ओका नहीं कीका थी। हायातो बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बैग लेफ्ट हैंड पर लिया हुआ था और उसने जिस तरह एमी से बात करी वो समझ गया कि वो ओका नहीं है, क्योंकि ओका कभी किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती है, खास करके अपने फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन 6 लोगों में ओका ही सबसे ज्यादा केयरिंग है। ओका भी कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, कीका ने इतना कुछ कहा था पर तुमने फिर भी खुद को शांत रखा। तो हायातो को याद आता है कि वो तो बताना ही भूल गया कि वो भी टोक्यो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्योंकि कीका उसे कोई आलतू फालतू समझ रही थी। उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलकर पटाखे जला रहे होते हैं और अभी ऑलमोस्ट समय हो गया समर के जाने का और फॉल सीजन के आने का। उसी रात हायातो बैठकर कैफे का हिसाब किताब कर रहा था, तब आकाने उसके लिए कॉफी लेकर आती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हायातो कहता है वेल मैं ओनर हूँ तो मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, पर सीसेट कैफे बंद हो जाने के बाद टाइम थोड़ा ज्यादा फ्री हो जाएगा। दोनों फिर ऐसी कैजुअल बातें कर रहे होते हैं कि तब आकाने कहती है कि आज स्टार्स बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्या तुम्हें लगता है कि कल ये क्लियर हो जाएगा? हायातो थोड़े समय का पॉज लेता है और कहता है कि अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई समय नहीं है, मुझे पहले अपने ग्रैंडमा के कैफे को खड़ा करना है, जिसके बाद ही मैं और कुछ सोचूंगा। पर तुम्हारी बनाई ये कॉफी बहुत ही अच्छी है, मैं किसी और दिन इसे पीते हुए स्टार्स को देखूंगा। एक्चुअली यहाँ पर इनडायरेक्टली प्यार की बात ही हो रही है, पर आकाने तब कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो बस स्टार्स की बातें कर रही थी। पर वो जाने से पहले कहती है कि आज चांद भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। हायातो कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या कहा है। बाहर आकाने कहती है कि उसने कन्फेस कर दिया है, पर अभी के लिए हायातो ने उसे होल्ड पर रखा है और ये सारी बातें सिरागी को पीछे से सुन लेती है। उसके बाद अगले दिन शाम को वो सभी बाथ हाउस जा रहे थे नहाने के लिए, क्योंकि उनका बाथरूम बिगड़ गया था और यह वो बाथ हाउस है जहाँ पर कि वो ग्रैंडमा के साथ भी आया करते थे। ऐसे तो नहाते समय कुछ खास बातें नहीं होती, पर आकाने रिहो को बता देती है कि उसने हायातो को बता दिया है कि वो हायातो को लाइक करती है। वो रिहो से भी पूछती है कि वो क्या फील करती है, पर रिहो बात को टालने की कोशिश करती है। और फिर जब जाने का समय आता है, रिहो कहती है कि कल ब्रेकफास्ट के लिए उसे कुछ चीजें खरीदनी है, तो वो उन्हें खरीद कर बाद में आएगी। हायातो भी कहता है कि ठीक है जाओ, पर ओका कहती है तुम एक लड़की को इतनी रात को अकेले जाने दोगे? इसलिए हायातो भी रिहो के साथ चलता है। वापस लौटते हुए हायातो पूछता है कि क्या हुआ। वो बाथ हाउस से बाहर आने के बाद बहुत ही चुपचाप लग रही है। रिहो कहती है कि वो कुछ नहीं, मुझे बस प्यास लगी है, तो वो उसके लिए ड्रिंक खरीद कर भी देता है। रिहो सोच रही थी कि आखिर वो इतना अच्छा क्यों है और उसने आकाने को क्या रिप्लाई दिया होगा। रिहो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश करती है, पर वो पूछ नहीं पाती, और क्योंकि अभी दोनों अकेले हैं और यही मौका है, रिहो हिम्मत दिखाकर हायातो को आई लव यू कह ही देती है। पर फिर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा कहती तो तुम्हें कैसा लगता? हायातो कहता है कि वेल मुझे अच्छा ही लगता है, जैसे कि हर किसी को लगता है, पर अभी मुझे कैफे के बारे में सोचना है। पर इससे रिहो बहुत ही खुश होती है कि हायातो खुश है। फिर अगले दिन कैफे बंद होने के बाद आकाने कुछ ज्यादा ही हायातो के करीब आने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर रिहो गुस्सा करती है और कहती है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई बार है? हायातो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो जैसे दोनों के बीच में पिस ना जाए, वो कहता है कि मुझे बाहर से कुछ सामान लाना है। उसके जाने के बाद रिहो कहती है कि तुम मेरे सामने ये सब कुछ करके क्या दिखाना चाहती हो? आकाने कहती है कि वेल यहाँ पर कोई कस्टमर तो नहीं है, और वैसे भी तुम तो उसे लाइक नहीं करती हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर रिहो कह देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। वहीं पर हायातो सबसे परेशान होकर मार्केट में घूम रहा था। तभी वो 2 लोगों को बात करता हुआ सुनता है कि कैफे में 2 लड़कियां एक लड़के को लेकर लड़ रही हैं। इसलिए हायातो जल्दी से वापस आने लगता है और वो कह रहा था कि हे भगवान, लड़कियों का चाहिए होना भी कितना बुरा होता है ना। वहीं पर कैफे में एमी दोनों का झगड़ा बंद करने
दो मिट्टी के बने बॉल लेकर आई थी और वो कहती है कि दोनों ही इसे नीचे गिराएंगे और जिसका भी बॉल पहले टूट जाएगा वो हार जाएगी और जो भी हारेगा झगड़ा बंद करना होगा। आकाने तभी रियो को सॉरी कहती है। उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि रियो अपने दिल की बात बता दे, नहीं तो वो कभी अपने दिल की बात नहीं बताती और वो दोनों अभी बिल्कुल अपनी तरीके से हायातो का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और यही बिल्कुल फेयर होगा। एमी तो वहीं पर खड़ी थी पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब हायातो आकर कहता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, मेरा भी ये सब कुछ करने का कोई भी मूड नहीं है। एमी कहती है कि ये तो बस एक गेम है, तो कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, पर हायातो कुछ गलत समझकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद अगले दिन हायातो कहता है कि उन्हें 4th सीजन के लिए एक न्यू मेन्यू चाहिए, पर उसमें कौन से डिशेस होंगे उन्हें चूज करना होगा, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर यहाँ पर तो आकाने और रियो दोनों ही हायातो का दिल जीतने में लगे हुए थे और इसके बारे में सिरागिको भी जानती है, जिसने के बाथ हाउस में सब कुछ सुन लिया था। उसके बाद हायातो सिरागिको से कुकिंग सीखने के लिए आया हुआ था, क्योंकि सिरागिको की क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगी और फिर वो हमेशा यहाँ पर तो नहीं रहेगी ना। पर इसे सिरागिको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं सिखाऊंगी। तो हायातो कहता है कि ठीक है तुम जब तक चाहो यहाँ पर बिल्कुल रह सकती हो। दूसरी तरफ आकाने अपने बैंड मेंबर्स को बताती है कि उन्हें अपने क्रश के सामने कन्फेस कर दिया है। इसी समय पर हायातो एक डिश बनाना सीख चुका था। सिरागिको कहती है कि समर कितनी जल्दी बीत गया ना। हायातो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा बिजी थे। सिरागिको पूछती है कि क्या इसी के साथ कुछ और भी हुआ था, जैसे कि कुछ रोमांटिक। हायातो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, पर तुम पूछ रही हो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। पर सिरागिको पकड़ लेती है कि वो झूठ कह रहा है। फिर वो कन्फेस करती है कि वो हायातो से प्यार करती है और वही पहली है जिसने कि उससे प्यार किया है, पर वो जितना क्यों ना चाहे वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। हायातो कहता कि कहीं तुम दोबारा ड्रंक तो नहीं हो गई। सिरागिको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर बिल्कुल ऐसा ही था। सिरागिको क्लीनिंग टिश्यूज के अल्कोहल के स्मेल से बिल्कुल ड्रंक हो गई थी और वो अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। इतने में आकाने आकर ये सब कुछ देख लेती है और कहती है कि जर्क कहीं के। उसके बाद हायातो किसी तरह सिरागिको को सुलाने में कामयाब रहता है, पर उसके बाद वो सोच में पड़ गया था कि तब सिरागिको ने जो कुछ भी कहा उसमें कितनी सच्चाई थी और उसने कौन सी बातें नशे में कही थी। पर उसके बाद शाम को दोनों न्यू आइटम्स खरीदने के लिए बाहर निकले हुए थे और अपने सप्लायर से भी न्यू आइटम्स की सजेशन लेते हैं और वो बताते हैं कि इन्हें खुद ग्रैंडमा ने उन्हें बनाना सिखाया है और वो कुछ सेफ की बातें करने लगते हैं। पर सिरागिको हायातो को वहां से ले आती है और वो न्यू आइटम्स के बारे में बात करने लग जाती है। हायातो पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंडमा के बारे में कुछ पता है, तुम रोज रात को उनके कमरे में जाकर क्या करती हो। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सिरागिको अपने डैड के साथ फैमिलिया कैफे आई हुई थी। एक्चुअली उसके डैड ग्रैंडमा के स्टूडेंट है और ग्रैंडमा एक बहुत ही बड़ी सेफ हुआ करती थी। वो सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि हायातो तभी आता है और बड़े रूडली कहता है कि मुझे भूख लगी है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें बाद में पिलाफ बना दूंगी और हायातो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा दोनों के लिए आइसक्रीम देती है और सिरागिको इसलिए हायातो को ढूंढने लगती है, पर वो गलती से गिर पड़ती है और आइसक्रीम फुआसा के न्यू जूते पर गिरता है, जिसकी वजह से फुआसा सिरागिको के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पर तब हायातो फुआसा के ऊपर पानी उड़ाकर उन्हें यहाँ से भगा देता है। सिरागिको इसके लिए शुक्रिया कहती है। हायातो कहता है कि वो आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो ग्रैंडमा को हमेशा ही परेशान करता रहता है। और इसी इंसिडेंट को बेस करके सिरागिको ने तब कहा था कि 15 साल हो गए हैं पर हायातो बिल्कुल भी नहीं बदला है। अब प्रेजेंट में हायातो कहता है कि उसे सारी बातें बिल्कुल भी याद नहीं थी। हायातो फिर पूछता है कि वो जो सेफ है इसके बारे में उसे क्यों पता नहीं है, आखिर उसे इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया। सिरागिको कहती है कि वो बता नहीं सकती है क्योंकि उसने वादा किया है। जब सिरागिको पहली बार ग्रैंडमा से ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई थी तब ग्रैंडमा ने उनके सेफ होने की बात बताने को मना किया था हायातो को अगर वो कभी मिलती है तो, और उन्होंने अपने स्पेन वाली सारी फोटोज भी छुपा दी थी ताकि हायातो के सबके बारे में कभी पता ही ना चले। हायातो अभी इतना तो समझ गया था कि उन्होंने सेफ का काम छोड़ा था बस उसी की वजह से। उसके बाद रात को चारों उनके बीच वाले फोटो को देख रहे होते हैं जिन्हें कि वो कैफे में कहीं पर लगाने की बात करते हैं। सिरागिको पीछे डिस्कस कर रही होती है और हायातो कैफे में बैठकर ग्रैंडमा के बारे में पढ़ रहा था। उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा 43 इयर्स के एज में स्पेन गई थी और वहां पर 15 साल तक हेड शेफ का काम किया था। उसके बाद वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रही थी पर उन्होंने काम बीच में ही बंद करके वापस जापान आ गई और उन्होंने हायातो के साथ रहना शुरू किया क्योंकि हायातो के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अगर वो चाहती तो वो यहाँ पर आने के बाद भी एक रेस्टोरेंट खोल सकती थी, पर उन्होंने उसकी वजह से नहीं खोला। तब सिरागिको आकर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर हायातो सारी बातें समझ चुका था तो उन्हें बहुत ही इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाती बस उनके रेपुटेशन की वजह से।
पर इन्वेस्टर्स उन्हें रेस्टोरेंट सिटी के बिल्कुल प्राइम एरिया में खोलने को बोलते, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर अगर वो ऐसा करती तो इतने बड़े घर में हायातो को यहाँ पर अकेला रहना पड़ता और वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता, और वो इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने लोन लेकर कैफे को शुरू किया और इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया ताकि हायातो को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। उन्होंने अपना एक लौता सपना रेस्टोरेंट खोलने का वो भी बिल्कुल छोड़ दिया। हायातो फिर शिरागिको से पूछता है कि क्या तुम वैसी हो जो उसी को डेट करोगी जिससे तुम शादी करोगी। एक्चुअली तब शिरागिको ने कहा था कि वो हायातो के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर उनमें शादी होती है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रैंडमा सेफ है और शिरागिको के डैड उनके स्टूडेंट है। और शिरागिको ने प्रॉमिस किया था कि वो ग्रैंडमा के सेफ होने के बाद हायातो को कभी पता चलने नहीं देगी। शिरागिको फिर कहती है कि उसने एक बार पूछा था कि सेफ का जॉब छोड़ने के बाद क्या उन्हें रिग्रेट होता है, तो तभी ग्रैंडमा ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि वो 10 साल से हायातो के साथ यहाँ पर रह रही है और वह बहुत ही ज्यादा खुश है। ये समय उनके लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट मोमेंट है और अभी उनके जीने का बस एक ही रीजन है और वो है हायातो। हायातो कहता है पर उन्होंने मुझे ये बात कभी कही नहीं। ग्रैंडमा ने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ को देखने के बाद इस दुनिया से जाऊंगी, और ग्रैंडमा ने सेफ होने के बाद इसलिए छुपाई ताकि हायातो को कभी ऐसा ना लगे कि ग्रैंडमा ने अपना सपना उसके लिए छोड़ा है और उसे कभी इसके लिए बुरा ना लगे। हायातो फिर कहता है कि वो ग्रैंडमा के कैफे को एक और ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा और वो इसके लिए शिरागिको से मदद भी मांगता है। शिरागिको ने पहले से सोच कर रखा था कि अगर किसी दिन हायातो वापस आकर कैफे को ओपन करने का सोचता है तो वो अपना सब कुछ देकर कैफे को सपोर्ट करेगी। इतने में बाकी 4 भी वहां पर आ जाती है जो कि सब कुछ सुन रही थी और वो अभी रो रही थी। इसके बाद एक टाइम शिफ्ट होता है और हम लोग हायातो के बेटी को देखते हैं, जो कि उन 5 के फोटो को देखकर उनमें से किसी को मॉम कहती है, पर वो इनमें से मॉम किसको कहती है एज ए ऑडियंस हमें पता नहीं चलता। अब प्रेजेंट में वो छुट्टी के दिन पिकनिक पर आए हुए थे और जब सब बैठकर लंच कर रहे होते हैं, ओका पूछती है कि कल वो क्या शादी प्यार ऐसी क्या बातें कर रहे थे। शिरागिको कहती है कि मैं भी हायातो की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ दूसरों की तरह, ताकि हम लोग आगे चलकर शादी कर सके। ओका कहती है क्या इसका मतलब और भी है, और बातों बातों में शिरागिको गलती से रिहो के कप में से ड्रिंक कर लेती है और वो एकदम से अपने पर ही आ जाती है और कहती है कि अब बहुत हो गया है एक साथ मिलकर खाना बनाना, अभी हम दोनों को एक साथ मिलकर एक लाइफ को क्रिएट करनी चाहिए। और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन स्टार्ट होती है कैफे से, जहां सभी हायातो के साथ लट्टू होने में लगे हुए थे, जो कि ओका नोटिस करती है और उसे डर है कि इसे कैफे इफेक्ट हो सकती है। पर इसी के साथ हमें 5 और लड़कियां दिखाई जाती है जो कि कैफे फैमिलिया को क्रश करना चाहती हैं। और अभी हायातो के एब्सेंस में ओका सभी को फोकस करने कह रही थी, क्योंकि उसने सब कुछ नोटिस किया है, पर कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे हायातो से प्यार है। इसलिए ओका प्लान करती है और झूठ कहती है कि उसे हायातो से प्यार है, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब वो किसी और को उसके साथ देखती है। और वो ये भी कहती है कि उन दोनों ने एक साथ बहुत कुछ कर भी लिया है, और ये भी कहती है कि उसका बहुत बड़ा भी है। पर एमी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और ना ही उसे इन बातों में कोई इंटरेस्ट भी था। आका ने ओका को टीज करने लग जाती है और कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में जाने लगती है, और तभी रियो और शिरागी को कन्फेस करती है कि उन्हें प्यार है, और आका ने भी कहती है, पर उसे पहले से पता था कि ओका झूठ कह रही है। और अभी नेक्स्ट डे हायातो आमी के कहने पर उसके साथ वीडियो गेम खेलने लग जाता है, जिसमें कि वो बार बार ही हार रहा था। ओका वहीं पर किरीको से बात करने गई हुई थी कि हायातो अचानक ही सभी लोगों का बहुत ही पसंदीदा बन गया है और उसे बहुत ही फिक्र हो रही है कैफे की। किरीको कहती है कि ओका को फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि सभी लोग उसे आगे निकल गए हैं। फैक्ट ये है कि ओका भी हायातो को लाइक करती है, पर वो ये चीज रियलाइज कर नहीं रही, पर ओका मानने को तैयार ही नहीं थी। और अभी घर आने के बाद ओका नहाने चलती है, ये देखे बिना कि अंदर पहले से हायातो था, और वो हाथी का सूंड भी देख लेती है। ओका इसके बाद सिलाई कर रही होती है, पर उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था। वो सोच में पड़ गई थी कि क्या वो सच में हायातो को लाइक करती है, पर वो जब हायातो को सामने देखती है उसे कुछ फील होता ही नहीं। इतने में आमी के सेट किए हुए ट्रैप से ओका हायातो के ऊपर ही गिर जाती है, जो कि उसने हायातो के लिए डाल कर रखा था, और दोनों को इस हाल में सभी लोग देख लेते हैं। इतने में ग्रैंडमा के कमरे से एक परछाई दिखती है, पर अंदर देखने पर अंदर कुछ भी नहीं था। और अभी देर रात को आका ने इसी वजह से डरी हुई थी और हायातो को ऐसे गार्ड टॉयलेट लेकर चलती है, पर हायातो उसे और भी डरा कर मजा लेने लग जाता है। तो आका ने भी गुस्से में उसी हाल में बाहर आ गई थी, पर तभी उन्हें ग्रैंडमा के कमरे से कोई एक साउंड आती है और देखने पर ये एक बिल्ला था। पर अंधेरे में इसे देखकर आका ने बहुत ही ज्यादा डर कर बेहोश हो जाती है, और बाकी सभी आकर ये सब कुछ देखते हैं और उन्हें लगता है कि आखिर हायातो यहाँ पर कर क्या रहा था। खैर अभी बिल्ला सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, बस हायातो और रियो को छोड़कर।
और वो इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और नाम रखते हैं साची को, जो कि ग्रैंडमा का नाम भी है। और अभी नेक्स्ट डे रियो और सिरागी को बात कर रहे थे और उन्हें याद आता है कि ग्रैंडमा ने एक बार उन सभी के ग्रैंडमा के नाम पूछा था और वो सभी का नाम जानकर बहुत ही खुश हुई थी। वहीं पर घर पे हायातो को एक पुरानी फोटो मिलती है अपने ग्रैंडमा और उनके दोस्तों की, और उसके पीछे वही नाम लिखे हुए थे जो कि इन पांचों के ग्रैंडमास के नाम भी हैं। इसके बाद हमें मिस्टर फुआ को दिखाया जाता है और आपको याद होगा इन्होंने ग्रैंडमा को लोन दिया था और बाद में बड़ा ही परेशान भी किया था, और अभी उनका टारगेट है कैफे फैमिली को क्रश कर देना। इसके बाद हायातो ओका के फादर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि किरिका ने हायातो की बात बता दी है और ये भी कि दोनों डेट कर रहे हैं, और अभी डैड देखना चाहते हैं कि आखिर वो लड़का है कैसा। वो पूछते हैं कि दोनों कब से एक साथ हैं और आगे का प्लान क्या है, पर हायातो को लगता है कि वो कैफे के बारे में पूछ रहे थे और वो कैफे के हिसाब से आंसर्स देने लगता है। कहता है कि वो एक साल पूरी एफर्ट देगा और देखेगा कि चीजें काम करती है या नहीं, और वो तब तक ओका का साथ चाहता है। डैड को लगता है कि दोनों अब से मैरिज के बारे में सोचने लग गए हैं। डैड पूछते हैं कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो हायातो कहता है कि वो कॉलेज वापस जाएगा, डिग्री पूरी करके जॉब करेगा, और डैड ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पर इसके बाद भी वो अपने ग्रैंडमा के कैफे को रन कर रहा है। इतने में ओका के ग्रैंडमा आती है जो कि हायातो को उसके ग्रैंडपा मासाहिरो समझती है क्योंकि वो एज ए वेट्रेस उसी कैफे फैमिलिया में काम कर चुकी है जिसके ओनर थे हायातो के ग्रैंडपा मासाहिरो थे। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि मासाहिरो ने साचिको से मैरिज करी है वो काफी खुश होती है, और एंड में ये भी पता चलता है कि ओका के डैड पुलिस है। और अभी वापस आते हुए हायातो बताता है कि उसे उनके ग्रैंडमा के नाम फोटो के पीछे मिले थे, तो ओका को लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर उससे भी कुछ ज्यादा, क्योंकि उन सभी के ग्रैंडमा उसी कैफे में काम कर चुकी हैं। ओका बताती है कि रियो और आकानी के लिए भी ये कोइंसिडेंस थी। इतने में मिस्टर फुआ वहां पर आते हैं जो बातों बातों में कहते हैं कि उन्हें हायातो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा मासाहिरो जैसा ही दिखता है। और अभी वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर फुआ आए थे जो कि अपने कैफे ओपनिंग के बारे में बताकर गए हैं, और उनका कैफे एक सी व्यू के साथ है जहाँ पर पार्किंग है और जगह भी बहुत बड़ी है। ऊपर से नाम भी बहुत ही एक जैसा ही रखा है, कैफे फैमिली, और कॉस्ट्यूम और बात करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। और अभी वापस आने के बाद सिरागी को बताती है कि वो यहाँ पर जॉब करना चाह रही थी अपने फादर के टीचर की वजह से, और एमी, रियो और आका ने बताती है कि यहाँ पर हायरिंग हो रही थी तो उन लोगों ने ज्वाइन करा था। ओका कहती है कि अगर इसका मीनिंग कुछ होगा तो आगे चलकर उन्हें पता चल ही जाएगा, पर अभी उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो सभी एक साथ इसलिए आए हैं ताकि वो कैफे फैमिलिया को रेस्क्यू कर सके, पर अभी उन्हें देखना होगा कि उनके ओपोनेंट कैसे कर रहे हैं, इसलिए वो चलते हैं देखने की आखिर वहाँ पर चीजें कैसे हो रही है। वो देखते हैं कि वेट्रेसेस बिल्कुल उन्हीं की ही कॉपीज थी और उनमें से एक आइडल रिको भी थी, यानी कैफे के मार्केटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से उनकी फूड क्वालिटी हाई और प्राइस भी कम था क्योंकि मिस्टर फुआ के कनेक्शंस बहुत ही ज्यादा हैं। हायातो को लग रहा था कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था क्योंकि इससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, पर वो सरप्राइज होता है ये देखकर कि वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। वो कहती हैं कि वो इम्प्रूव करेंगी और कैफे फैमिलिया को डूबने नहीं देंगी, पर अभी कुछ ही दिनों में असर दिखने लगा था। मिस्टर फुआ के कैफे में भीड़ बढ़ती जा रही थी और कैफे फैमिलिया बिल्कुल खाली। ओका कहती है कि उसने हैलोवीन कॉस्ट्यूम रेडी कर दी है, पर वो उन्हें सिरागी के न्यू मेन्यू के साथ ही लॉन्च करना चाहती है। और अभी रात को सिरागी को बताती है कि वो कोशिश कर रही है पर ग्रैंडमा के मेन्यू को मैच करने वाली चीज़ इजीली नहीं हो पा रही, और बाद में हायातो देखता है कि सिरागी को न्यू आइटम्स ट्राई कर रही है पर बस ग्रैंडमा के डिशेस को थोड़ा बहुत चेंज करके। वो कहता है कि उसे पता है कि सिरागी को ग्रैंडमा को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, पर ऐसे काम नहीं बनेगा। ग्रैंडमा ने मेन्यू को इस हिसाब से डिज़ाइन करा था कि ज़्यादा भीड़ भी ना हो और रेगुलर कुछ लोग आते भी रहे ताकि चीज़ें कंटिन्यू होती रहे और वो हायातो के ऊपर ध्यान भी दे पाए। पर अभी ये कैफे उसका यानी हायातो का है और वो इसे बेस्ट बनाना चाहता है जिसके लिए यूनिक मेन्यू का होना ज़रूरी है, और सिरागी को ऐसा कर सकती है। उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, अगर वो खुद को बांध कर ना रखे तो वो बहुत कुछ ईजिली कर पाएगी। तभी बाकी चार भी आते हैं और वो भी कहते हैं कि उन्हें कुछ बेटर करना होगा तभी वो बेहतर हो पाएंगी, और सिरागी को इस बात को समझती है और ठान लेती है कि वो हायातो की हेल्प करके ही रहेगी। वहीं पर रियो सोच रही होती है कि उसे भी कुछ करना होगा। नेक्स्ट डे रियो शॉपिंग करने गई हुई थी और मार्केट में उसे रिरी को भी मिलती है जो कि उसे चिढ़ा रही थी कि उनका कैफे कितना बेटर कर रहा है। रियो कहती है कि अभी उसके पास मौका है तो वो मजे कर ले। वहीं पर सिरागी ने स्पेन का एक स्नैक पिंचोस बनाई थी जो कि काफी बढ़िया भी बनी थी, जिसमें कि आकाने ने भी काफी मदद करी है। और सिरागी ने एक स्पेशल डिश प्रीमावेरा भी बनाई है जो कि एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है।
और हायातो भी इसे सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए मान जाता है। शिरागी को कहती है कि रियो भी सप्लायर्स के साथ बात करने के लिए गई हुई है ताकि प्राइसेस को थोड़ा कम किया जा सके। इतने में रियो सप्लायर्स के साथ वापस आती है और अभी वहीं पर रिरी को स्ट्रीम कर रही थी और कैफे में आने के लिए कह रही थी और उन्हें सक्सीड होना ही होगा क्योंकि वो रियो की तरह खुद को एंड करना नहीं चाहती। पर तभी उन्हें पता चलता है कि कैफे फैमिली अगेन चल पड़ी है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और इसका रीजन ये है कि रियो ने एक न्यूज कवर करवाई है जिसमें वो बता रही थी कि उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कैफे में काम करने का डिसाइड किया जहाँ पर कि उसे कोई भी नहीं पहचानता होगा। और क्योंकि उसके फैंस बहुत ही ज्यादा थे तो वो सभी लोग यहाँ पर आ गए उसकी मदद करने। पर हायातो को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि रियो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाह रही थी। रियो कहती है कि अगर बुरा लग रहा है तो मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, पर इस बैटल को जीतने के बाद। और अभी 3 हफ्ते बाद भी भीड़ बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि लोग आए तो थे रियो की वजह से, पर सर्विस, कॉस्ट्यूम और शिरागुकु के खाने के टेस्ट की वजह से लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं। पर रियो को भी ब्रेक दे दिया गया है वरना कैफे कंट्रोल करा नहीं जा पाएगा। और अभी वहीं पर रियो रिरिको की स्ट्रीम देख रही थी जहाँ पर कि वो सभी को रिक्वेस्ट कर रही थी आने के लिए वरना उनका कैफे बंद हो जाएगा। पांचों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें बेटर करना होगा, पर मिस्टर फुआ ने कहा है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। पर रिरिको किसी भी तरह हारना नहीं चाहती है और कैफे फैमिलिया को क्रश कर देना चाहती है। रियो तभी वहाँ पर आती है और कहती है कि रिरिको को लगा कि वो क्यूट है तो लोग आ ही जाएंगे, पर ऐसे बहुत से आइडल्स है जो कि उनसे बेटर है। पर रिरिका कहती है कि वो बेटर होने की कोशिश कर रही है और बाकी सब भी कहती हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। रियो कहती है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कब उसके सारे फैंस उसे छोड़कर जा चुके होंगे। ये बात सुनकर रिरिको रोने लग जाती है और तभी रियो नोटिस करती है कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है, जिससे कि उसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब होगी और वह गुस्से में चली जाती है। और अभी लोग रियो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो सब रिरिको को सपोर्ट कर रहे थे। और शिरागुकु की कॉपी समझ जाती है कि रियो यहाँ पर आई थी और उसे पता था कि स्ट्रीम ऑन है और वो यहाँ पर बस रिरिको के हेल्प के लिए आई थी। वहीं पर हायातो ने भी स्ट्रीम को देखी थी पर वह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और सभी बहुत ही परेशान होने लगे थे। और उसे रियो की ये साइड भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और रियो ये भी समझ पाती है कि आखिर हायातो उसके बारे में कितना ज्यादा सोचता है। और अभी वहीं पर मिस्टर फुआ उन पांचों को निकलने के साथ साथ कैफे को बंद कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीम के बाद रिरिको ने कैफे को क्रश करने के बाद भी कर दी थी, जिससे कि अभी कैफे बंद हो रहा है। पर कैफे को तोड़ने का पूरा खर्चा उन पांचों को ही देना होगा, जिससे कि वो सभी डेट में आने लगे हैं। और अभी उनके लिए उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और मिस्टर फुआ की वजह से रिरिको को एजेंसी ने बाहर निकल दिया है, यानी उसके पास अभी और कोई काम भी नहीं है। रियो कहती है कि उसके फैंस अभी उसके साथ हैं और उसे उनके लिए मेहनत करनी होगी। और अभी थोड़े समय के बाद हायातो वापस आकर सभी को उनके इनर्स में देखता है क्योंकि एमी ने गलती से कॉफी सभी लोगों के ऊपर डाल दी है। जब रियो उन्हें बता रही होती है कि अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हायातो उन्हें यहाँ पर रहने देगा। और अभी सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, रिरिका, माओ, मोएमी, योशिनो और आजुमा। हायातो उन्हें रहने के लिए रूम से दे देता है पर यह भी कहता है कि उन्हें जल्दी ही कोई जगह देकर जाना होगा, वो यहाँ पर हमेशा के लिए रह नहीं सकते हैं। और अभी जिन जिन लोगों की इंटरेस्ट सेम थी वो सभी बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए थे और रियो रिरिको के साथ स्ट्रीम भी करती है उसे सपोर्ट करने के लिए। पर अभी सभी लोग बातों में इतने ज्यादा खो गए थे कि ये एक सब्जी मंडी बन गई थी। कोई कुछ भी कर रहा था, कुछ भी हो रहा था, पर हर जगह पर परेशान बस हायातो ही हो रहा था। खैर हायातो ये भी उन्हें कहता है कि वो उनके डैड का कुछ करेगा। और अभी रात को माओ, आकाने और यो को अगर हायातो रिरिका का बॉयफ्रेंड बन जाता है ये कहकर उन्हें चिढ़ा रही होती है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो दोनों हायातो को लाइक करती हैं। और अभी बाहर एमी और आजुमा फाइट करते हुए चोटिल होने का नाटक भी कर रही थी जिससे कि ओका की बिल्कुल फट गई थी। और फिर डिनर करते वक्त रिरिका कहती है कि उसे हायातो से कुछ बातें करनी है, तो हायातो डिनर हो जाने के बाद उसे अपने रूम में बुलाता है। और अभी आकाने और यो जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है और उनके साथ माओ भी थी जो कंफर्म हो जाती है कि दोनों हायातो को लेकर आखिर क्या फील करती है। रिरी को अभी कुछ करने की बात कर रही थी जिससे कि वो खुद को प्रूफ कर सके, पर हायातो कहता है कि इतना दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और भी दिखाना होगा। और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर और कुछ बातें हो रही है, पर रिरी को यहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रही थी। इतने में शिरागी को सरप्राइज एंट्री लेती है और पता नहीं बार बार माओ रेडी क्यों हो जाती है। रिरी का भी नेक्स्ट डे मिस्टर फुआ से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर फुआ कहते हैं कि उनका 13 मिलियन येन खर्च हुआ था कैफे को बनाने में, पर वो इसे आधे दाम में देने के लिए रेडी है और रिरिका इसे खरीद भी सकते क्योंकि रिसेंट हिट की वजह से हायातो उसे 6.5 मिलियन येन एज ए डेट दे सकता है। और रिरी को इसी के साथ ये भी कहती है कि वो कैफे फैमिली को डुबाने का भी प्लान कर रही है और वो इसलिए लोन भी ले रही है ताकि वो कंगाल हो जाए
और वह खुद वहाँ पर रहकर सब कुछ मैनेजमेंट बर्बाद कर देगी। और ये बात जानकर मिस्टर फुआ बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। पर ट्विस्ट ये है कि यह बात हायतो ने ही कहने के लिए कहा था, वरना मिस्टर फुआ कैफे उसे सेल नहीं करते। रिरी को फिर प्रोमिसरी नोट भी देती है कि वो डेट वापस कर देगी, जबकि हायतो ने कहा था कि इसका कोई भी नीड नहीं है। तभी बाकी चार आकर कहती हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगी और उसके रेस्टोरेंट को बेटर बनाएंगी, जिससे रिरी को बहुत ही खुश होती है। और अभी रात को पांचों हायतो के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। पर अभी हायतो के पास बस 5 लाख येन बचे हुए थे, ऊपर से वो 5 फिर से उनके राइवल बन जाएंगे। खैर अभी वो दिन आ गया था रिरिका के रेस्टोरेंट का ओपनिंग का, जो कि कल होगा। और उसने नाम रखा है चियोदा डाइनर, जहाँ पर की ऑथेंटिक जापानीज आइटम्स मिलेंगी। यानी कि अब से वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स नहीं होंगे। और अभी बारी आती है टेस्टिंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था, क्योंकि मोएमी के पेरेंट्स फेमस रेस्टोरेंट सोया कादन को ओन करते हैं, जहाँ पर वो बचपन से हेल्प करती हुई आई है। पर वह कुकिंग के वक्त काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाती है। और अभी जाने से पहले रिरी को रियो को हॉट स्प्रिंग के 2 टिकट देती है, जो कि उसे लॉटरी के तौर पे मिले हैं। और ये टिकट 2 लोगों के हैं और वो उसे हायतो के साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है कि वो हायतो को लाइक करती है। पर रियो सोच रही थी कि अगर चीजें ऑकवर्ड हो जाती है और क्या ऊपर से हायतो मानेगा। रिरी को कहती है कि अगर वो ऐसे सोचती रह जाएगी तो हायतो को कोई और ही लेकर चली जाएगी। और फिर रियो को दोपहर में अकेले में बात करने का मौका मिल ही जाता है। और रियो किसी तरह पूछ लेती है कि उन्हें रिलैक्स होने हॉट स्प्रिंग में जाना चाहिए। पर हायतो कहता है कि उसके पास अभी इतने पैसे बचे हुए नहीं है। रियो तब 2 लोगों के टिकट की बात करती है, जो कि उसे मिली है, और वो चलने के लिए रिक्वेस्ट भी करने लग जाती है। पर हायतो बहुत ही ज्यादा झिझक रहा था। इतने में बाकी सब लोग वापस आ जाते हैं, जिनमें से ओका और शिराग्युको ने भी इस टिकट को ही जीता था। यानी वो सभी 6 लोग एक साथ ही जा पाएंगे। और रियो का प्लान यहीं पर ही पानी में डूब जाता है। और अभी ट्रेन से सभी जा रहे होते हैं, जिसके पैसे उसने ही दिए हैं। पर अभी एमी बहुत ही ज्यादा शांत लग रही थी, वरना वो हमेशा ही कुछ न कुछ करती ही रहती है। और अभी पहुंचने पर उन्हें 3 रूम दे दिए जा रहे थे। पर अभी सभी लोग हायतो के साथ ही रहना चाहते हैं, बस एमी को छोड़कर। और ओका को भी उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, पर वो एंड में एमी को ही भेजते हैं ताकि सब कुछ सेफ रह जाए। तब रिरिको का मैसेज आता है कि मजे करना। तो रियो रिप्लाई करके दिखाती है कि आखिर यहाँ पर वो कितने ज्यादा मजे कर रहे हैं। खैर अभी नहाने की बारी आती है। और अभी दूसरी ओर हायतो नहा रहा था, जहाँ पर के दूसरे आदमी कह रहे होते हैं कि तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और सभी लोग नहाना छोड़कर इसी बात पर फोकस करने लग जाते हैं। और अभी थोड़े समय के बाद एमी आकर बताती है कि डिनर रेडी हो गया है। हायतो तभी पूछता है कि उसे क्या हुआ है, आखिर वो इतने चुप क्यों है। उसे पता है कि ये जगह एमी का होम टाउन है और एमी हमेशा एक घर जाना अवॉइड करती है। पर एमी बातों को यहीं पर टाल देती है। पर वहाँ पर एक लेडी थी जो कि एमी को पहचान गई थी। और अभी डिनर के वक्त आका ने शिराग्युको और रियो प्लान कर रही होती है कि यहाँ पर फैमिली बात बुक करने का भी सिस्टम है, जिसमें वो हायतो को लेकर जा सकते हैं। और क्योंकि ये आधे घंटे का होता है तो वो तीनों 10 मिनट ले सकते हैं। इतने में एमी की सिस्टर एरी आती है, जो घर चलने के लिए कहती है। पर एमी कहती है कि जब तक ग्रैंडमा बेटर नहीं हो जाती है वो घर नहीं जाएगी। एरी बताती है कि एमी के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी और वो बड़ी अपने ग्रैंडमा के पास ही हुई थी। उन्होंने एक फैमिली होम भी खोला था, जिसमें कि वो ऐसे बच्चों को रखती थी जिनका कोई है नहीं, और वो उन्हें बड़ा करती थी। और एरी भी उन्हीं में से ही एक है। एमी जब बीच में वापस आई थी, उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा उसे भूल गई है। खैर वो सभी लोगों को भूल गई थी और यही रीजन है कि एमी वापस जाना नहीं चाहती। और एमी का पास्ट हायतो के पास्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और अभी रात को एमी हायतो के पास आकर सोती है और कहती है कि उसे भरोसा है कि ग्रैंडमा की कंडीशन बेहतर हो जाएगी और उन्हें एमी याद आ जाएगी। हायतो कहता है कि ऐसा होगा, पर उसे रिग्रेट है ग्रैंडमा से आखिरी बार ना मिलने का। और अभी सपने में हायतो को उसके ग्रैंडमा दिखती है, जो उसे कहते हैं कि कासुयो यानी आमी के ग्रैंडमा का ध्यान रखना। खैर आज एमी बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी और वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाने को भी तैयार है। और वो पूरी कोशिश करेगी कि ग्रैंडमा को वो याद आ जाए। और बाकी सब कहते हैं कि वो भी उसके साथ आएंगी। और अभी नर्सिंग होम पहुंचने पर एरी ग्रैंडमा को लेकर आती है, पर ग्रैंडमा को अभी एमी याद नहीं आ रही थी और वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। एमी पूरी कोशिश कर रही थी पर उनका कोई भी रिएक्शन आता ही नहीं है। पर वो जब ज्यादा करने लग जाती है तो ग्रैंडमा गुस्से में उसे धक्का ही दे देती है, जिससे कि एमी रोने लग गई थी कि वो ग्रैंडमा को बिल्कुल भी याद है नहीं। हायतो को तभी अपने सपने की बात याद आती है और वो अपने ग्रैंडपा मासेहिरो की तरह ही एक्ट करने लगता है। कहता है कि तुम कैसे अपने ग्रैंड डॉटर को भूल सकती हो कासुयो। और ग्रैंडमा को ही वो मासेहिरो लगने लग जाता है, जिससे कि उन्हें बहुत ही बड़ा शौक लगता है और उन्हें अचानक सब कुछ याद आने लग गया था। वो ये भी कहती हैं कि वो मासेहिरो से मिलना चाह रही थी। हायतो बताता है कि मासेहिरो उसके ग्रैंडपा थे और ग्रैंडमा यह बात जानकर बहुत ही खुश हुई थी कि साचिको और मासेहिरो ने मैरिज करी थी। और अभी उन्हें एमी भी याद आ गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी जैसे कि वो हमेशा करती है।
जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। पर अभी एमी उन्हें ऐसा देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, तो उसे शांत करने एरी को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है। और अभी सब कुछ ठीक हो गया था। और अभी वहाँ से आते हुए पूछने पर हायातो उन्हें सपने की बात बताता है और इसीलिए उसने अपने ग्रैंडपा की तरह एक्ट किया था। और क्योंकि एमी अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, तो वो एमी को ग्रैंडमा के साथ ही छोड़ देते हैं और वो एक और दिन यहीं पर ही रहेंगे, जिससे कि वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। पर वो चलकर देखती हैं कि हायातो ने एक हॉन्टेड हाउस में रूम बुक करा है और यहाँ पर बस एक रूम ही बचा हुआ था। और ये सब देखकर आकाने बहुत ही ज्यादा डर रही थी, खास करके ग्रैंडमा को देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो यहाँ से जा रही थी, पर वो मिक्स्ड बात का नाम सुनकर रुक जाती है। और अभी नहाते हुए हायातो ऑब्वियसली उनके साथ नहीं आया था। सिरागी को कहती है कि आज रात का इंतजार नहीं हो पा रहा, पर घर ऐसा है कि आकाने बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही। और अभी ओका खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती तो ग्रैंडमा उसे इंसेक्ट ट्राई करने के लिए देती है, जो देखकर ही ओका बेहोश हो गई थी। पर सिरागिको को खाकर मजा ही आ गया था और उसे तो नशा भी हो जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल भी था। और वो हर बार की तरह कुछ ज्यादा ही ठरकी हो गई थी। तब रिरी को मैसेज करती है कि वहाँ पर कैसा जा रहा है, तो रिहो दिखाती है कि आखिर यहाँ पर कैसा जा रहा है। और अभी इसके बाद हायातो नहा रहा था और तभी एमी वहाँ पर आती है नहाने। पर वो यहाँ पर क्या कर रही है? खैर, एमी बताती है कि ग्रैंडमा के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो ठीक हो जाएंगी। एमी फिर उसे कल समझाने के लिए थैंक्स भी कहती है, पर वो इसके बदले कुछ देना चाहती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या दे सकती है। इसलिए वो हायातो को स्क्वीज करने का मौका देती है, क्योंकि उसने कहीं पर पढ़ा था कि लड़कों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। पर हायातो मना कर देता है, तो एमी कहती है कि हाँ सही कहा, तुम आखिर मेरे स्क्वीज क्यों करोगे? और उसे बुरा ना लगे तो हायातो कहता है कि उसे स्क्वीज करना है और वह स्क्वीज करने भी लग जाता है, जिससे कि उसे ज्यादा एमी खुश हो रही थी। और अभी रात को सिरागी को पहले ही सो गई थी, तो अभी रिहो और आकाने हायातो को बीच में सुलाने का प्लान कर रही थी ताकि दोनों को ही बराबर का हिस्सा मिल सके। पर तभी हायातो आकर साइड में ही सो जाता है, इसलिए वो स्टोन पेपर सीजर का यूज करती है, जिसमें कि जीतती है ओका। पर अभी थोड़े समय के बाद आकाने डर की वजह से हायातो को टॉयलेट के लिए जगाती है, पर हायातो ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। पर अभी अंदर एक इंसेक्ट के साउंड को सुनकर आकाने डर के बाहर आ जाती है, और वो भी इस हाल में। पर आकाने ये भी कहती है कि उसे हायातो को दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी थोड़े समय के बाद सिरागी को अकेले में कुछ पूछना चाह रही थी और हायातो बार बार ओका पर पैर मार के ही जा रहा था। खैर, सिरागी को अब पूछती है कि उसे कौन सी साइड पसंद है, क्योंकि सिरागी को अभी नशे में ही थी। और ऐसे ही रिहो भी आती है और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। और अभी सुबह ओका को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि हायातो बार बार उसके ऊपर ही पैर मार के जा रहा था। ओका भी उसे उठाने लग जाती है, पर हायातो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसका स्प्रिंग रोल भी थोड़ा बाहर निकला हुआ था, जो देखते ही तीनों सोच रहे थे कि क्या करें। पर वो बस देखते ही जा रहे थे, कह रहे थे कि ये इतना भी बड़ा नहीं है, पर ये तीनों को काफी क्यूट लग रहा था। पर ओका सोच रही थी कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। पर अभी कुछ और भी दिखने लग जाता है और सिरागिको को टच करने का भी मन होने लग गया था। वो तो इसके लिए पागल होती जा रही थी और उसे रोकने के चक्कर में ओका कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है, जो देखते ही उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इतने में एमी आती है और देखकर उसे कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि वो अपने ब्रदर का बहुत बार देख चुकी है, जिसका हाल भी सुबह सुबह बिल्कुल यही होता है। और वो पकड़ के ऐसे दबा देती है कि वो एक ही झटके में उठ जाता है। और अभी वापस जाते हुए सभी सो रहे थे और हायातो को बहुत ही अजीब लग रहा था कि सभी लोगों ने उसका देख लिया है। और अभी वहां से आने के बाद वो बाकियों को कहानियां बता रहे थे, पर उन्हें तो बस हायातो के बारे में ही जानना था। एमी तब कह देती है कि स्प्रिंग रोल बाहर निकला हुआ था और सबने बहुत ही अच्छे से देखा, पर अभी उन्हें जानना है कि वो बड़ा था या नहीं। पर ओका को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी इन बातों से। एमी तब बनाकर दिखाती है कि आखिर वो कितना बड़ा था। तो माओ कहती है कि अगर ये नॉर्मल में इतना बड़ा है तो ये काफी बड़ा है। और वो पूरे टाइम इसी पर ही बात करते रहते हैं, जिससे कि ओका को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। एमी इतने में कहती है कि वो हायातो के साथ सोई भी थी, इवन वो नहाई भी थी, और हायातो ने उसे स्क्वीज भी किया था। इतने में हायातो वापस आता है और आजुमा बताती है कि उसका स्प्रिंग रोल की ही बातें हो रही है। और वो जैसे अंदर आता है देखता है कि वो सभी अपने इनर्स में थे, क्योंकि अगेन उनके ऊपर गर्म चाय गिर गई थी। और अभी अगले सीन में हायातो बड़ा ही परेशान हो रहा था, क्योंकि वो सिरागिको का बर्थडे भूल गया था, जो कि उनके लिए इतना सब कुछ करती रहती है। आकाने कहती है कि वो अभी पार्टी दे सकती है, यह भी एक सरप्राइज ही होगा। इसी बीच हमें एक ग्रैंडमा दिखाई जाती जिनके पास वही फोटो थी। हायातो फिर आकाने के साथ गिफ्ट लेने गया हुआ था और वो कुकिंग से रिलेटेड ही कुछ देना चाह रहा था, जैसे कि कोई नाइफ। पर आकाने उसे एप्रॉन सजेस्ट करती है, तो वह वही सिरागिको के लिए खरीदता है।
पर अभी हायतो कह रहा था कि सिरागी को उन्हें उसके बर्थडे के बारे में बता सकती थी। तो आकाने कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम जिसे लाइक करते हो उसे अपना बर्थडे याद दिलाना कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है। आकाने इसके बाद कहती है कि आज का दिन एक डेट जैसा था, ऊपर से आज से ही दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। और ये बात सुनते ही हायतो को याद आ जाता है कि आज ही आकाने का बर्थडे है और वह उसे बर्थडे विश करता है और उसे सॉरी भी कहता है भूल जाने के लिए। हायतो अभी उसे गिफ्ट देने की बात करता है तो आकाने एक विश मांगती है। जब भी उसे ऐसा लगे कि वो कैफे फैमिली को बिना किसी प्रॉब्लम के रन कर सकता है तो वो उसी दिन उसे मैरिज कर ले। और अभी वापस आने पर वो सिरागी को और आकाने का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हायातो दोनों से उनका बर्थडे भूल जाने के लिए सॉरी भी कहता है। सिरागी को कहती है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, पर वो काफी ज्यादा गुस्सा थी। आकाने कहती है कि आज हायातो उसकी कोई भी विश पूरी करेगा और उसने तो मैरिज की बात कर दी है। तो सिरागी को कहती है कि वो भी यही चाहती है, पर हायातो सोच में पड़ा हुआ था क्योंकि आकाने पूरी सीरियस लग रही थी। और अभी नेक्स्ट ओका क्रिसमस कॉस्ट्यूम को लॉन्च करती है, पर आकाने तो ये जानने में बिजी थी कि हायातो उसे शादी करेगा या नहीं। हायातो कहता है कि बिजनेस के वक्त ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। और अभी ओका को भी समझ आ जाता है कि आकाने बिल्कुल ही सीरियस है। इतने में तो हिटमैन जैसे लोग आते हैं और दोनों को उठाकर ले चलते हैं। और जब भी हायातो को होश आता है आकाने उसके सामने बैठी हुई थी और कहती है कि ये उनका घर है। तभी आकाने के ग्रैंडमा योको आती है जो कि उसे थैंक्स कहने आई थी आकाने को जॉब पर रखने के लिए। योको कहती है कि वो बिल्कुल ही अपने ग्रैंडपा जैसा दिखता है। आकाने रिवील करती है कि कल योको ने कॉल किया था बर्थडे विश करने के लिए और तभी आकाने ने मैरिज की बात करी थी कि उसने एक लड़का पसंद कर लिया है। तो योको ने कहा था हायातो को लेकर आने के लिए, पर आकाने ने मना कर दिया था। तो आज उन्होंने आदमी लगाकर उन्हें उठाकर ही ले आए। योको अब पूछती है कि क्या वो आकाने से मैरिज करना चाहता है, तो हायातो डायरेक्ट ही मना कर देता है। योको पूछती है कि क्या वो बाकी चार में से किसी एक को चूज करेगा, तो हायातो कहता है कि उसका यह मतलब नहीं था। योको तभी कटाना लेकर आ जाती है और पूछती है कि अगर कभी ऐसा वक्त आता है जिसमें कि तुम खुद को या फिर आकाने को ही बचा सकते हो तो तभी तुम क्या करोगे। और तभी सीन कट होता है और दोनों वापस आ रहे थे। आकाने को लग रहा था कि आज जो भी कुछ हुआ है उसके बाद हायातो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा, पर हायातो कहता है कि बात ऐसे नहीं है। आकाने अपने फैमिली के सिंगल डॉटर है और हायातो भी अकेला है। अगर उनमें मैरिज होती है तो उनमें से एक की फैमिली वहीं पर एंड हो जाएगी। आकाने कहती है कि वो हायातो के फैमिली में आने के लिए तैयार है। तो हायातो कहता है कि आकाने को अपने फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आकाने कहती है कि तो तुम मेरे फैमिली में आ जाओ और हमारे फैमिली बिजनेस को संभालो। तो हायातो कहता है कि उसे पता नहीं, पर अगर किसी दिन वो उसे इतना पसंद करने लगता है तो तभी ये सारे सवाल कोई मैटर ही नहीं करेंगे। तो आकाने कहती है कि वो अब से पूरी कोशिश करेगी कि हायातो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करे। वहीं पर ग्रैंडमा बताती है कि हायातो ने आंसर दिया था कि वो दोनों को ही उस सिचुएशन में आने देगा ही नहीं। और अभी पास्ट में 1961 में जब योको ने मासाहिरो के पास जॉब करना स्टार्ट किया था और उनके ग्रैंड डॉटर्स बिल्कुल उन्हीं की तरह ही दिखती हैं। और ये फोटो न्यू एम्प्लॉय के आने की खुशी में मासाहिरो ने ही ली थी। पर अभी वहीं पर ओका और एमी अभी तक दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। और अभी नेक्स्ट सीन में रिहो को टीवी ड्रामा में चांस मिला था, पर वो कैफे की वजह से मना कर रही थी। पर रिको जैसे ही कहती है कि हायातो इससे उसे लाइक कर सकता है तो वो इसको करने के लिए मान जाती है। पर ये रोल था बस एक डेड बॉडी का। वहीं कैफे में एक आदमी आता है और वो 6 घंटे तक बस ऐसे ही बैठा रहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आदमी कौन है और क्या चाहता है, कहीं ये कोई ठगी तो नहीं। तभी वो आदमी उन्हें बुलाता है और कुछ दिखाने जा रहा था और वो उन्हें ठगी समझकर बहुत ही ज्यादा पीटने लग जाते हैं। और तभी रिहो वापस आ जाती है और देखती है कि ये तो उसके डैड है। तो अभी दोनों ही उन्हें सॉरी कहते हैं और डैड बताते हैं कि वो छुपकर रिहो से ही मिलने के लिए आए थे। और रिहो जब छोटी थी और उसके ग्रैंडमा जिंदा थे तो वो एक बार इस कैफे में आए थे और ये फोटो तब की है। इसके बाद रिहो एज ए चाइल्ड एक्टर काफी ज्यादा फेमस होने लग गई थी, तो उसकी मॉम उसे और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाह रही थी, जबकि उसके डैड उसके चाइल्डहुड पर ज्यादा फोकस करना चाह रहे थे। इसे झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था जो कि आगे चलकर डिवोर्स हो गया और उन्हें प्रॉमिस करना पड़ा था कि वो रिहो को 20 साल के बाद ही आकर मिल सकते हैं। और यही रीजन था कि वो अभी तक अलग थे। और अभी क्योंकि रिहो टीवी में बहुत ही ज्यादा कम दिखती है तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि रिहो की मैरिज हो गई हो और वो अचानक आकर उन्हें परेशान करना नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने कैफे वाली वीडियो देखी और वो पहले अपने एक्स वाइफ से मिलने गई, जिन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि लाइफ में आखिर क्या हो रहा है। एक्चुअली रिहो की मॉम रिहो से बहुत ही ज्यादा हेट करती है जब से उसे काम मिलना बंद हो गया था और वह इसी वजह से घर से निकल आई थी और वह यहाँ पर ग्रैंडमा से मिली थी जिन्होंने कि उसे यहाँ पर रहने के लिए दिया था। और रिहो यह बात कहने भी गई थी कि उसे एक जगह पर रहने का मौका मिल रहा है, पर मॉम को उसकी कोई भी चिंता नहीं थी कि वो जो चाहे वो कर सकती है। पर अभी रिहो कहती है कि वो अपने न्यू फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है
पर डैड कहते हैं कि उसे एक बार अपने मॉम से चलकर मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें कैंसर हुआ है और उनके पास लगभग 3 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। पर रियो बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी अपने पास्ट में हुए चीज़ों की वजह से। इतने में एमी आती है और कहती है कि हायतो ने उसे कहा था कि अगर वो अभी नहीं गई और उन्हें कुछ हो गया तो ये रिग्रेट हमेशा ही उसके अंदर बना रहेगा। इसलिए रियो नेक्स्ट डे जाने के लिए तैयार हो गई थी और बाकी सब हायतो को भी उसके साथ भेजती हैं। पर अभी रियो अकेले उनसे मिलने के लिए जाती है और मॉम अब भी उसे अकड़ के ही बातें कर रही थी और रियो भी बिल्कुल वैसे ही बातें करने लग जाती है। कहती है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और अगर वो मरना चाहती है तो वो मर सकती है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने बस रियो के फेम से पैसे कमाए थे और ऐश किया था और जब ही काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने रियो को बाहर फेंक दिया था। और वो ये तक कहती है कि उसे घिन आती है ये कहने के लिए कि वो उनकी बेटी है और वो आशा करती है कि उनका आखिरी वक्त कुत्तों से भी ज्यादा बदतर हो जाए। और वो इतना ज्यादा कह जाती है कि डैड को उसे चाटा मार के रोकना पड़ता है, जबकि उन्होंने कभी भी रियो से ऊंची आवाज में बात ही नहीं करी थी। पर अभी रियो के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं थी और वो ये भी कहती है कि अगर ग्रैंडमा होती तो वो उस पर काफी ज्यादा प्राउड होती। और अभी रियो बाहर आ जाती है और हायतो ने सारी बातें सुनी थी और वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि वो एक्टिंग कर रही थी। और मॉम अब कहती है कि मैरिज से पहले उन्हें एक बार एक्टिंग करने का मौका मिला था और वो तभी यूमिको से मिली थी जो कि रियो के ग्रैंडमा है और वो ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक थी। और रियो उनकी डॉटर से ज्यादा अपने ग्रैंडमा की ग्रैंड डॉटर है क्योंकि उन्हें भी पता है कि रियो यहाँ पर एक्टिंग ही कर रही थी, इसलिए उसने कहा था कि ग्रैंडमा उस पर प्राउड होती। हायतो तभी डैड को एक वीडियो भेजता है जिसमें कि रियो ने एक्ट के वक्त कहा था कि वो अपने मॉम को प्राउड महसूस करवाना चाहती है और अभी मॉम ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाती जो कि वो अभी तक करवा नहीं रही थी ताकि वो देख सकें कि रियो की आखिर कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी ऊपर जा पाती है। और अभी वापस आते हुए रियो कहती है कि हर फैमिली के बातों को कन्वे करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है और ये तरीका उनके फैमिली का है और उसे अपने पेरेंट्स पर नाज है। हायतो पूछता है कि क्या वो एक्टिंग अगेन स्टार्ट करेगी तो रियो कहती है कि पता नहीं, पर अगर हायतो उसे एक्सपीरियंस देना चाहता है जैसे कि रोमांस कैसे करते हैं तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। और अभी समय हो गया था क्रिसमस पार्टी का। हायतो इसे एक फ्रेंडली वे में देख रहा था पर माओ कह रही थी कि यही मौका है रोमांस को आगे बढ़ाने का। रिरी को पूछती है कि रियो और हायतो के बीच क्या कुछ चल रहा है तो रियो कहती है कि उसे पता है कि हायतो उसे हेट नहीं करता है पर हायतो बस कैफे की ही बातें करता रहता है। वहीं पर योशिनो कह रही होती है कि वो आकाने की पूरी मदद करेगी हायतो को पाने में, पर हो सकता है कि ओका और एमी लास्ट में आकर अपने ट्रिक्स को दिखाकर उसे ले जाए। दूसरी ओर सिरागिकु और मोएमी कुकिंग कर रही थी और सिरागिकु को बताती है कि उसका सपना है वो हायतो से मैरिज करे और कैफे को ही संभाले। पर मोएमी कहती है कि सिरागिकु रियो या फिर आकाने जितनी कोशिश नहीं करती है तो सिरागिकु को लगने लग जाता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं छूट रही। और अभी सभी लोग यही डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। और अभी फाइनली क्रिसमस का दिन आ जाता है पर तीनों का ही फोकस था हायतो का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखने में। रियो पहले सिरागिकु को अल्कोहल देने का प्लान करती है ताकि वो पहले एलिमिनेट हो जाए, पर सिरागिकु पीने से मना कर देती है क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है। तो रियो कहती है कि यह कोई रियल ड्रिंक नहीं है जो कि एक झूठ था, इसलिए सिरागिकु इसे पीने जा रही थी पर तभी साचिको आ जाता जिससे कि वो पी नहीं पाती। तो अभी रियो आकाने को बताती है कि यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिससे कि आकाने डर कर भाग जाए, पर वो डरकर हायतो के कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है। और अभी इसके बाद बारी थी गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने की, जिनका भी नंबर सेम होगा वो एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। और यहाँ पर हायतो और माओ का सेम नंबर निकलता है, यानी दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। और माओ ने एक एडल्ट टॉय गिफ्ट किया था जो देखकर ही ओका बेहोश हो गई थी। और अभी हायतो उसके लिए पानी लेने गया था, पर वो जब भी वापस आता है वो देखता है कि वो सभी अगेन अपने इनर्स में आ गए थे क्योंकि एमी ने फिर से उनके ऊपर कुछ गिरा दिया था। और अभी समय आ चुका था घर जाने का और मौका देकर सिरागी को यहाँ पर किस कर देती है, पर हायतो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और नेक्स्ट डे सिरागी को सोच रही होती है कि हायतो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे किस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिरागिकु को बुरा लग रहा था, पर 2 दिन बाद सिरागिकु को पता चलता है कि हायतो ने रिएक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि सिरागिकु ड्रंक होने के बाद बार बार किस कर चुकी है, तो ये कुछ नया नहीं था। और हायतो को लगा कि सिरागिकु नशे में ही थी। एमी तभी वहीं पर रनिंग कर रही थी तो हायतो उसके फोन से सिरागिकु को दिखाता है कि वो ड्रंक होने के बाद क्या क्या हरकतें करती है, जो देखने के बाद सिरागिकु को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और वो इसके लिए सॉरी भी कहती है। पर हायतो कहता है कि सिरागिकु ने उनके लिए बहुत कुछ भी किया है जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। सिरागिकु फिर पूछती है कि क्या उसे किस करके हायतो को बुरा लगा। हायतो कहता है कि उसे शर्म आ रही है क्योंकि वो भी उसका पहला किस था। और अभी नेक्स्ट डे सिरागिकु आकाने और रियो को बताती है कि उसने हायतो को किस की थी और वो भी पूरे होश में। और ये बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक ट्रायल चलाना शुरू कर देते हैं।
मोइमी कहती है कि सिरागिको की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि हायातो किसी एक का तो है नहीं। योशिनो कहती है कि सिरागिको ने हायातो की स्प्रिंग रोल देखी थी और उसने पास जाकर स्मेल करने की कोशिश भी करी थी, तो इस किस के पीछे कुछ न कुछ तो मतलब होगा ही। तो मोइमी कहती है कि तो फिर रियो और अकाने ने भी तो घूरा था। तो अभी वो दोनों कहती हैं कि ओका ने सबसे पास से देखा था और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और हायातो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। पर इसके बाद रियो कहती है कि उसने खुद भी बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी, तो सिरागिको के लिए यह फेयर होगा। पर एंड में माओ कहती है कि सबके पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, इसलिए रियो, अकाने, ओका और एमी हायातो को किस करने का राइट है और वो उसे एक बार किस कर सकते हैं। और ये बात जानकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और अकाने तो चलकर सबके सामने उसे किस करती है, पर वो कुछ ज्यादा ही कर रही थी तो रियो को आकर उसे रोकना पड़ता है। और अभी रिरी को रियो को उसे किस करने कहती है और अभी तो हायातो भी हार मान गया था और कहता है कि वो उसे किस कर सकती है। रियो एज ए हाई स्कूलर किस करना चाह रही थी और वो भी एक सडन किस, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस कहाँ पर करे। पहले वो एक बिल्डिंग के पीछे जाते हैं और फिर एक श्राइन में और फिर पार्क में और एंड में बीच में। ऐसे करते करते रात हो जाती है और अभी तक उन्हें किस करने का कोई मौका मिला ही नहीं था। और अभी तक रियो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कहाँ पर कभी किस करना चाहिए। और रियो ये भी कहती है कि वो एक परफेक्ट किस के बिना घर वापस नहीं जाएगी, इसलिए हायातो बिल्कुल उसी तरह ही किस करने के लिए जा रहा था, थोड़ा फोर्स करके जो भी उसे पसंद है। पर रियो इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वो थप्पड़ मार के उसे साइड कर देती है और कहती है कि वो कभी बाद में करेंगे। और अभी अकाने वहीं किसके बारे में ही सोची जा रही थी और ये भी सोच रही थी कि पहली बार के लिए कुछ ज्यादा हो गया। और अभी नेक्स्ट डे रियो बिल्कुल ही रेडी थी एक सडन किस के लिए और वो इतना ज्यादा कर रही होती है कि हायातो आमी को कहते उसे जाकर पीट कर आने के लिए, पर रियो उसे भी ब्लॉक कर देती है। और रियो इस किस को लेकर पूरे दिन बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। और अभी रात को डैड कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि मॉम अभी बेटर हो रही है और वो ठीक भी हो जाएंगी। वो तो इवन रियो की टीवी ड्रामा भी देख रही थी जिसमें कि उसने बस डेड बॉडी का रोल किया था। और इतने में हायातो आकर अचानक ही उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये किस रियो को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। और अभी रात को इन किसेस की वजह से हायातो को बहुत ही ज्यादा अजीब से सपने आ रहे थे कि आखिर वो किसे चूज करेगा। और फिर हायातो नेक्स्ट डे कहता है कि आज उन्हें क्लीनिंग करनी है, पर तीनों कोई ना कोई ट्रिक का यूज कर रहे थे हायातो का अटेंशन लेने के लिए। और फिर वो सफाई करते हुए गलती से उनके इनर्स को पकड़ लेता है जिससे कि ओका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, पर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और ये भी कहती है कि अगर हायातो किसका चूज करेगा। और हायातो खुद इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था। और आज रात को भी हायातो को बहुत ही ज्यादा अजीब से सपने आ रहे थे। और अभी नेक्स्ट डे एमी उसे उठाने के लिए आती है और वो उसके स्प्रिंग रोल को बाहर लटका हुआ देखकर उसे फोड़ ही देती है। कहती है कि वो काफी ज्यादा बड़ा और हार्ड हो गया था, कहीं उसे किसी बग ने तो नहीं काटा ना, क्योंकि उसे तो इसका रीजन पता ही नहीं है। और अभी रात को सिरागी को स्पेशली सुपरमार्केट से डिनर लेकर आई थी जो कि हायातो को बहुत ही ज्यादा पसंद है। यह बात ग्रैंडमा ने उसे बताई थी और यह हायातो को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और अभी न्यू ईयर का दिन वो सभी ओका के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स में श्राइन जा रहे थे और वहाँ पर उन्हें सप्लायर्स मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर जो भी एक साथ आते हैं उनके जोड़ी हमेशा के लिए बन जाती है। और अभी प्रे करने के बाद हायातो उनसे पूछता है कि उनका फ्यूचर का क्या प्लान है, तो अकाने कहती है कि उसे कुछ शोज मिलने लगी है। रियो थिएटर क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोच रही है। खैर एमी तो खुद को जस्टिस हीरो मानती है और सिरागी को हायातो की वाइफ बनकर कैफे को संभालना चाहती है। और ओका कहती है कि वो हर चीज में बेटर होना चाहती है, पर पता चल रहा था कि रियलिटी कुछ और है, फ्यूचर को लेकर उसका कुछ और ही प्लान है। और अभी इसके बाद रिरी को उन्हें न्यू ईयर का स्पेशल मील डिलीवर करती है, पर उनकी हालत ऐसी हो गई थी क्योंकि मोइमी ने उन्हें बड़े काम करवाए हैं। और अभी खाने से पहले रियो साके निकालती है जो कि जापान की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। वहीं पर मोइमी कहती है कि 1 साल बाद वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगी, इसलिए वो चाहती है कि वो सभी काम को सीख जाए ताकि उसके बिना उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर साची को सीलिंग की ओर देख रही होती है तो एमी कहती है कि उसने कहीं पर सुना था कि जब भी कोई एनिमल ऐसे ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई ना कोई घोस्ट होता है। और ये सुनते ही अकाने बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और अभी तक सिरागी को भी ड्रंक हो गई थी और अकाने भी, जिसने कि आज पहली बार ड्रिंक करी है। और दोनों कुछ भी बके जा रहे थे तो रियो उन्हें डांटती है, पर जब काम नहीं बनता तो रियो भी ड्रंक होने का नाटक करती है, पर वो हो नहीं पाती। और तभी एमी को पागलपन सूझता है। और अभी इन सब से ओका और हायातो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। और अभी थोड़े समय के बाद वो कुछ खेल कर टाइम पास कर रहे होते हैं और फिर हायातो एमी से पूछता है कि उसका फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि 2 महीने के बाद वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगी। तो एमी कहती है कि इसके बाद कॉलेज जाएंगे। और फिर हायातो अनाउंस करता है कि वो कैफे के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रहा है, पर यह बात सभी लोगों को पहले ही लगा था तो इस बात से कोई भी शौक नहीं होता। पर तभी ओका कहती है कि वो नेक्स्ट महीने मूव आउट कर रही है
उसे एक फ्रेंच फैशन ब्रांड के तौर से ऑफर मिला है और वो नेक्स्ट मंथ फ्रांस जा रही है। और ये बात जानकर वो सभी काफी ज्यादा उदास हो गए थे। और अभी 20 तारीख को वो एमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, पर एमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो बस ओका को जाने से रुक जाने के लिए कह रही थी। पर हायातो समझाता है कि हर किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे कि एमी खुद भी यहाँ पर कराटे सीखने के लिए रही है। पर एमी ये बातें जानकर रोने लग जाती है। पर आका ने बताती है कि उन सबसे ज्यादा हायातो सैड है। उसका काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह रहा और वह गलत ऑर्डर्स भी ले रहा है, क्योंकि वो अपने फैमिली के किसी को भी खोना नहीं चाहता। और अभी हायातो देर रात को जाकर सीड्यूस बना रहा था ताकि ओका के जाने के बाद भी सब लोग अच्छे से काम कर पाए। ओका तभी उसके लिए पीला फनकल लाती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर ये आखिरी बार होगा। ओका कहती है कि वो खुश है कि हायातो ने कैफे को संभालने का डिसाइड किया है और हमेशा उसके कॉस्ट्यूम के तारीफ के लिए वो थैंक्स कहती है और सभी हेल्प के लिए भी। हायातो कहता है कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा यहाँ पर वापस आ सकती है। उसके बाद एमी आती है जो हायातो का मूड ठीक करने के लिए आई थी। कहती है कि अगर वो चाहे तो इन्हें स्क्वीज कर सकता है। अभी ओका फरवरी 7 को फ्रांस जा रही थी। सभी लोग उसे मिलने के लिए आए थे, पर हायातो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो बस बैठे बैठे उन पलों को याद कर रहा था। फिर वो सभी ओका को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और वो उसे गुड लक भी विश करते हैं। पर एमी तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। हायातो तब कहता है कि उसे एक बार वॉशरूम होकर आना चाहिए, पर ओका कहती है कि नहीं वो ठीक है। और अभी हायातो भी बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, पर ओका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और वो एंड में उसे किस भी करती है, क्योंकि उसे भी हक दिया गया था किस करने का। और अभी हायातो का मूड बिल्कुल भी सैड नहीं था, वो तो इवन गुस्सा कर रहा था ऐसे अचानक ही किस करने के लिए। और फिर इसके बाद ओका फ्रांस के लिए टेक ऑफ करती है और अभी वहां से वापस आने के बाद चीजें नॉर्मल होने लगी थी। सिरागी को न्यू स्प्रिंग मेन्यू लॉन्च करती है। नियो को एक टीवी ड्रामा में एगन रोल मिलता है, बस वही डेड बॉडी का। आकाने को भी एक न्यू शो मिला हुआ था और एमी कह रही होती है कि उसे बहुत कुछ कहना था, पर वो ओका से कह नहीं पाई जो कि उसने इस लेटर में लिखा हुआ है। और अभी ओका वहीं पर रहकर डिजाइनिंग कर रही थी और उन सभी को बहुत ही ज्यादा याद भी कर रही थी। और ये सीजन यहीं पर ही एंड हो जाता है। आशा कर रहा हूँ कि हम लोगों को इसका एक और सीजन देखने को मिल जाए, क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।